आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, होप आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही है। प्लीज कंफर्म करें। ओके, मेरी आवाज सभी को पहुंच रही है बराबर? किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आप बताओ मुझे। हाँ जी, ऑलराइट। मैं बढ़िया हूँ पिंटू जी, आप सभी लोग बढ़िया हैं? ऑलराइट। सो कल की जो क्लास हुई थी उसके रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गॉट इट चेक्ड कि रिकॉर्डिंग प्रॉपरली चल रही है। सो जो भी बाकी इशू है वो तो ऑलरेडी रेज कर दिया हमने, और रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है ना? हाँ। सो इसका मतलब ट्रांसमिशन एंड पे चीज़ें ठीक है, रिसीविंग एंड पे कुछ ऐप वगैरह में जो भी प्रॉब्लम है, इसीलिए कल मैं चैट कम पढ़ रहा था और मैं फोकस कर रहा था कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ 1 घंटे, ताकि अगर रिकॉर्डिंग सही से क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो भी कम से कम बाद में आप उसको ठीक से देख पाएँगे। लेकिन अगर क्लास में हम लगातार लेट्स से मैं आपके चैट्स पढ़ने लगूँगा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, तो रिकॉर्डिंग ही सही से नहीं बनेगी। फिर तो आपको रिकॉर्डिंग पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए कल मैं चैट्स थोड़ा कम देख रहा था और 1 घंटे के बाद मैंने क्लास छोड़ दी थी। हाँ जी। नहीं, इग्नोर, हाँ, बिल्कुल मैं इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मेरे को यही था कि अगर रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली क्रिएट हो रही है तो कम से कम आप रिकॉर्डिंग में चीज़ों को देख पाएँगे, ठीक है? आज कितने घंटे की होगी सर? आज 7 घंटे पढ़ेंगे अनुराग जी, ठीक है? इस सवाल का कोई मतलब नहीं है बेटा। कभी ऐसा हुआ है कि क्लास अच्छी ना चली हो, अच्छे से चली हो और मैंने आपको पहले छोड़ा हो? आप बोलते भी हैं तो भी मना करता हूँ मैं कि नहीं, पहले नहीं छोड़ूँगा मैं, 2 घंटा पूरा करेंगे, ठीक है? हाँ जी। और हमेशा ध्यान रखिए बेटा, मैं आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि देखिए, समय तो हम भी देते हैं, आके बैठते हैं, हम भी चाहते हैं उसका आउटपुट निकले। तो आप और हम किसी अलग टीम में नहीं हैं। आप परेशान होते हो, आपका गुस्सा जायज़ है, और बट हर चीज़ मेरे हाथ में भी नहीं है, तकनीक मेरे हाथ में नहीं है। मैं प्रॉब्लम्स को रेज़ करता हूँ, क्लास के बाद भी रेज़ करता हूँ। आज भी दिन में बात की है मैंने कि प्लीज़ इस इश्यू को सॉल्व करिए, और इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। पिछले 20 दिनों में क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं। हाँ जी, तो आशा करते हैं कि इसका समाधान निकलेगा, ठीक है? डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए। बेटा देखो, डिजिटल बोर्ड तो यहाँ नहीं है, यहाँ जो जैसा है वैसा ही पढ़ाया जाएगा, और ये अच्छा मोड है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा कह रहा है वो ये है कि अगर आप थोड़े दिन गुजारेंगे तो वो जो हैबिट है आपकी, वो हैबिट की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, वरना ये मॉडल काफ़ी अच्छा है। इसमें क्लास थोड़ी रिलेटिवली फास्ट भी होती है, टीचर को भी आराम होता है और बच्चे के लिए भी आसान होता है, ठीक है? तो चलिए अब क्लास की शुरुआत कर लें। हाँ जी, क्लास की शुरुआत कर लें। ओके, तो आज हम आते हैं, और हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स हमें सॉल्व करने हैं। तो ये 15वां प्रश्न है, जरा इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ जो 15वां प्रश्न है, देखिए इसको गौर से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है एक टैक्सी है, वो दिल्ली से लखनऊ जा रही है। टैक्सी कहाँ जा रही है? दिल्ली से लखनऊ जा रही है, और इसकी जो औसत चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। इन द रिटर्न जर्नी, वापस की यात्रा में, ड्यू टू ट्रैफिक की वजह से जो एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से गिरेगी। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड टैक्सी की पूरी जर्नी में क्या है। ये सवाल हम लोगों ने कर लिया था। किसी ने बोला 14 तक हुआ था, नहीं, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। हमें 17वें प्रश्न से इस प्रश्न को करना है, और ये 17वां प्रश्न जो है ये सीजीएल 2020 मेंस का सवाल है, ठीक है? तो कह रहा है जो रेशियो है डिस्टेंस दो प्लेसेस ए और बी का टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस बी एंड सी, वो 3:5 है। एक आदमी ट्रेवल करता है ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और बी से सी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। उसकी जो एवरेज स्पीड है पूरी जर्नी की वो 40 किलोमीटर पर आवर है। हमें बताना है कि x-10 और x+1 का मान क्या होगा। आपको पता है अगर आप x निकाल लोगे तो आपका उत्तर निकल जाएगा। तो चलिए सवाल में x की गणना, x की कैलकुलेशन करते हैं। आपको डिस्टेंस का रेशियो दिया है 3:5। ए से बी जो स्पीड दी है मुझे, वो दी है x किलोमीटर पर आवर। बी से सी जो मुझे स्पीड दी है वो दी है मुझे 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है? एवरेज स्पीड मुझे 40 दी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है भैया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, ठीक है? तो अगर हम टोटल डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या होगी आपकी? आप कहोगे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस को हम 8 ए यूनिट्स लिख सकते हैं।
3a और 5a। 3a की दूरी को तुमने चला है x की स्पीड से, a से b, और जो b से c है वो है 5a, और वो आपने किस स्पीड से चला है? वो आपने चला है 50 की स्पीड से। ये जो मान है, ये जो वैल्यू है, ये 40 किलोमीटर पर आवर यानी 40 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब ये a से a कट जाएगा। आपको पहले भी मैंने बताया है कि जब भी हम इस प्रकार से एवरेज स्पीड की गणना करते हैं, अगर मुझे डिस्टेंस का रेशियो दिया हो, डिस्टेंस के रेशियो में ये सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ए लिखने की आवश्यकता थी नहीं। अब यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है x, वो मुझे सॉल्व करना है। 8 से काटूंगा तो 8 पंचे 40 बनेगा, 5 लिखिए। अब इसका रिवर्स करते हैं यहाँ, तो यहाँ बनेगा 3/x प्लस 5/50 हमारा 1/10 है, और ये वैल्यू 1/5 बनेगी। यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो 3/x है आपका 40 का काम है। हिना जी, बगैर 40 के सवाल कैसे लगेगा? एवरेज स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो रेशियो है इसमें इसको 3a और 5a लिखने की आवश्यकता नहीं है, 8a लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप 835 ही लिख सकते हैं। तो ये 1/5 माइनस 1/10 बनेगा। 1/5 माइनस 1/10 1/10 ही होता है। तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई? 30। x की वैल्यू अगर हमारी 30 आ गई तो यहाँ पर हम जाएंगे और हम कहेंगे ये वैल्यू हमारी होगी 30 माइनस 10 बटे 30 प्लस 1। तो ये हो जाएगी वैल्यू मेरी 20/31। समझ में आ रहा है? 20/31, और 20/31 मुझे ऑप्शन बी दिया हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। किसी को कोई शंका है तो बताओ। नहीं? अब मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा। देखिए, कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर साफ साफ ये सवाल दिख रहा है x-10 और x+1 है कि ऊपर और नीचे में 11 का अंतर है, x को हटा दें तो 11 का अंतर है, और चूंकि यहाँ 11 का अंतर है तो हम उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, हिना जी करेंगे टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो होगा ना। यहाँ टाइम कहाँ कांस्टेंट है? यहाँ टाइम कहाँ कांस्टेंट है, पहले तो ये बताइए मुझे। इस केस में हाँ, टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो होगा। यहाँ टाइम कहाँ कांस्टेंट है? किसने बोला आपको टाइम कांस्टेंट है? टाइम तो निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, वो कांस्टेंट है, ये कहीं दिया है सवाल में? नहीं। ओके, समझ में आया कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं एलिगेशन से होगा क्या? बेटा टाइम रेशियो आप निकाल ही नहीं पाओगे। यहाँ पर टाइम रेशियो पता हो तब जाके एलिगेशन लगाओ। ये वेरिएबल एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ क्या टाइम रेशियो लगाओगे आप? समझ में आई बात कि नहीं? कैसे लगाओगे एलिगेशन? हाँ, अब जो लोग कह रहे हैं इसका ऑप्शन पूरा जरा गौर से देखना, ये धोखा अपने साथ बिल्कुल ना करना। नहीं, अभी नेक्स्ट मत बोलिए ओम प्रकाश जी, मुझे पढ़ाने दीजिए प्लीज। मुझे पता है कब नेक्स्ट जाना है, आप लोग इतना पोक मत करिए मुझे, वरना मैं सिखाऊंगा नहीं फिर। ठीक है, आप जब नेक्स्ट बोलते हो तो ऐसा लगता है मैं भूल गया हूं कि मुझे नेक्स्ट जाना है। कुछ सिखाने का है, सीख लो। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है ऑप्शन बहुत पुअर है क्योंकि x-10 और x+1 लिखा हुआ है, और x-10 और x+1 में ये तो पहले से ही क्लियर है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 11 का अंतर होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 11 का अंतर होगा, तो 11 का अंतर सिर्फ यहीं पर तो है नहीं, दो जगह 11 का अंतर है। तो आप कहोगे ये भी पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, x-10 है, x+1 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये वैल्यू 20 31 यही करेक्ट होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ यही करेक्ट होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो अंतर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो अंतर है, ये इस बात पे निर्भर है कि वैल्यू कट रही है या नहीं कट रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कैंसिलेशन होता है तो ये अंतर रिड्यूस भी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं होता? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत गौर से देखिएगा। मैं एग्जांपल मान लिया दूं और आपके सामने यहां लिखूं 11 और यहां मैं लिखूं मान लिया 22। क्या इन दोनों में अंतर 11 का है? यस। लेकिन अगर मैं 11 से काटूंगा तो 2/1 बनेगा, अंतर सिर्फ 1 का रह जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो अंतर है वो इस बात पर निर्भर है कि क्या कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिर्फ इसलिए कि 11 का अंतर क्रिएट हो रहा है और बी ऑप्शन हम लगा देंगे, ये जल्दबाजी है। इसमें फिर और गहरा घुस के देखना पड़ेगा कि भैया कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है एक्स की वैल्यू रखने के बाद। अब एक चीज क्लियर है कि भाई एक्स की वैल्यू जो भी होगी, इसमें 10 घटा रहे हैं, इसमें 1 जोड़ रहे हैं, तो जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। एक इवन होगा तो दूसरा ऑड होगा। बट ऐसा नहीं है कि इवन और ऑड नंबर आपस में कटते नहीं है, वो भी कटते हैं। भाई 3 दूनी 6 होता है, कैंसिलेशन पॉसिबल है। आपको पता लग हो रहा होगा कि यार नहीं, हमारे सिस्टम में सब की आपके पास है। ठीक है, अच्छा आपस में बात करो। हाँ जी, हमको लगा हमको कुछ बता रहा हूँ। क्लियर है सभी को? यस। तो प्लीज जब मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो आपको ये बातें मैं बताऊंगा। बाकी लोग ऐसा बातें नहीं बताते, वो कहते हैं हाँ ठीक है 11 का अंतर है, बी लगा दो। न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, बी लगा दो। बट ये गलत बात है, यहाँ कहीं ना कहीं किसी सवाल में गलती कर बैठोगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पवन जो है वो जाता है x से y 10 की स्पीड से, y से z 15 की स्पीड से। पिंटू कह रहे 30 मान लेने पर एक ही ऑप्शन ऐसा हो रहा है। 30 मान लेने से? कब 30 मान लिया आपने 30 माना कैसे वैसे बेटा, जरा बताओगे? आप कह रहे हो 30 मान लेने से एक ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, क्यों माना 30 आपने?
30 कैसे मान लिया आपने, आप अपने मन से 30 मान लिया आपने, कैसे? शक्ति हमें चाहिए ऑप्शन देखने से। यार ये सब बातें, गलत बातें मत करो पिंटू। ऑप्शन देखने से, मैंने अभी आपको यही समझा रहा हूं कि बेटा कैंसिल हो गया तो क्या करोगे? तो या तो थोड़ा और गहरा उतर के, मैंने वही बोला कि और गहरा उतर के सोचो और समझो इस बात को। ओके, कि जैसे ये ऑप्शन है डी, अब डी ऑप्शन में एक का अंतर है, 11 का अंतर क्रिएट करो, 11 का अंतर क्रिएट करके 11 धामा 110 बनेगा, 11 ग्रही में 121 बनेगा, तब जाके इनके बीच में 11 का अंतर क्रिएट होगा। होगा कि नहीं होगा? यस। आप बताओ यहां पर क्या मैं x की वैल्यू लिख सकता हूं कि नहीं? कितना लिख सकता हूं? अगर ये मैंने 110 बोला तो x की वैल्यू को आप लिख सकते हो कितना? 110 आ जाए 120। तो ये ऑप्शन भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप 120 रख के देखो जरा, अगर 120 रखोगे तो डी आंसर सही हो जाएगा। अब x की वैल्यू 120 नहीं है, इसकी गारंटी आप कैसे ले रहे हो, मुझे ये बता दो। आप बताओ मुझे, x की वैल्यू 120 नहीं है, x की वैल्यू 30 है, ये तुम्हें पहले से कैसे पता है? बिना सॉल्व किए कैसे पता है? और अगर आपने सॉल्व किया है तब तो सीधे रखो ना x की वैल्यू, 20/31 आ गया सीधे। देखो ऑप्शन देख के आंसर लगाने का फायदा तब है ना जब आप पहले लगा पाओ। पहले आप लगा नहीं पा रहे हो ना आंसर, आप निकाल के लगाओगे तो क्या लगाओगे फिर आप? हाँ जी। 18वां सवाल देखो, पवन ट्रेवल्स फ्रॉम एक्स टू वाई इस स्पीड से, वाई से जेड 15 की स्पीड से, जेड से डब्ल्यू 20 की स्पीड से, ये तीनों डिस्टेंस स्लॉट्स बराबर हैं, इक्वल हैं। एवरेज स्पीड बताना है हमें पवन का कि इस पूरी जर्नी में क्या होगा। CHSL 2020 में सवाल पूछा गया। ओके, चलिए सवाल करते हैं, सॉल्व करिए प्लीज। एक्स से वाई 10 की स्पीड से, वाई से जेड 15 की स्पीड से, जेड से डब्ल्यू 20। मैंने आपको पहले बता रखा है कि ऐसे प्रश्नों में डिस्टेंस स्लॉट्स बराबर हैं, ये काफी है। अब डिस्टेंस को आप एलसीएम एज्यूम कर लिया करो 10, 15 और 20 का। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 अगर मैंने डिस्टेंस माना तो 3 डिस्टेंस स्लॉट हैं, तो टोटल डिस्टेंस 180 बन जाएगी। यहां बनेगा 60/10 समय, यहां बनेगा आपका 60/15 समय, और यहां बनेगा आपका 60/20 समय। ये वैल्यू हमारी क्या होगी? ये हमारी एवरेज स्पीड देने वाली है। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी बेटा? 180 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 प्लस, यार प्लीज चैट में आपस में मत लड़ा करो यार, टीचर की इतनी तो वैल्यू दो कि वो पढ़ा रहा है तो शांत रहा करो। मेरे से आपकी बात होती है, आपस में क्यों लड़ने लगते हो आप? मुझसे लड़ो, लड़ना है तो। उसने डाउट पूछा, मैंने क्लैरिफाई कर दिया, बात खत्म हो गई ना। मैं उसको टेढ़ा बोल सकता हूं जस्ट टू मेक श्योर कि उसके दिमाग में बात खुल जाए, घुस जाए। आप नहीं बोल सकते हो, है ना? सो जब मैं थोड़ा टफ वर्ड्स में बोल रहा हूं, वो आपका राइट नहीं, आपको नहीं दे रहा हूं कि आप भी कुछ भी बोल दो। वो टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है बेटा। 13/11/13 आपका उत्तर हो गया। तो ये बात समझ लेना कि मैंने डिस्टेंस स्लॉट्स अगर बराबर होते हैं तो मैं उनको तीनों का एलसीएम मान सकता हूं, और एलसीएम मान के मैंने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 को गौर से देखिएगा। एक आदमी अपनी जर्नी को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, 18 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी, 27 किलोमीटर की दूरी। वो इन दूरियों को 6, 5 और 9 की गति से कवर करता है। आपको बताना है कि जो औसत चाल है इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी कितनी है, ये कैलकुलेट करनी है। 18, 20, 38, और 38 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65। 65 किलोमीटर की कुल दूरी हो गई। अब समय अगर निकालेंगे तो ये आएगा 18/6 प्लस 20/5 प्लस 9/27/9। दूरी बटा चाल समय होती है। यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 65 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 3, 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपके वो पक्के हो रहे हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1/5 यात्रा कवर की गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 1/4 यात्रा कवर की गई है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बाकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हमें बताना है कि औसत चाल क्या है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इस पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है, ये हमें निकालना है। तो देखो, एक कोई भी जर्नी है और उसका 1/5, उसका 1/4 और बाकी, ठीक है। तो हमें एक डिस्टेंस को अपनी तरफ से मान लेना है। वो डिस्टेंस आप क्या मानना चाहोगे? ठीक है, ऐसी डिस्टेंस, क्योंकि हमें अल्टीमेटली समय निकालना होता है। तो आप कहोगे पहले तो हमारी इच्छा है कि हम 30, 25 और 60 का एलसीएम मानते। ये इच्छा होगी क्योंकि समय भी निकालना है ना। देखो 20 आप जो बोल रहे हो वो 20 आप इसके हिसाब से बोल रहे हो, बस 1/5 और 1/4 के हिसाब से। मैं आगे का सोच रहा हूँ, उस दूरी से मुझे टाइम भी निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं अगर इनका एलसीएम पकड़ूंगा तो एटलीस्ट मेरा समय आसानी से निकलेगा। इनका एलसीएम बनेगा 300,
अब इस 300 को मानने से हमें ये दिख रहा है कि उनसे कट जाएंगी चीजें, लेकिन एक चीज और देखना, अब इसका भी 1/5 निकालना है, ठीक, इसका भी मुझे 1/4 निकालना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 निकाल भी लोगे तो 60 बनेगा, वो 30 से कट रहा है तो बराबर है। तो इसको मानो 300 टोटल डिस्टेंस, तो जब मैंने टोटल डिस्टेंस को 300 माना तो ये कुल दूरी होगी। अब समय निकालते हैं, इसका 1/5 कितना है, 60, 60 किलोमीटर तुम 30 से जाना चाहते हो, फिर इसका 1/4 75, 75 तुम किससे जाने वाले हो, 25 से जाने वाले हो। आखिरी में शायद थोड़ी तकलीफ आएगी क्योंकि 135 के बाद मेरा 165 बचेगा, 165 आप 60 से जाना चाहते हो, ठीक है। रेस्ट तो थोड़ा सा ये कटेगा नहीं, बट ठीक है, इतना चलता है ना, इतना चलता है, थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो कट रहा है ना कम से कम, 30 दूना 60 बन जाएगा, यहाँ पर 25 3 75 बन जाएगा आपका। इस वैल्यू में भी मेरी जो कैंसिलेशन है वो 15 से हो रही है, ये 15 इंटू 11 है और ये 15 चौके 60 है, तो आपकी वैल्यू अगर 4 को एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी 1200 बटे, ये 3 2 5 बनेगा, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 31। अब मुझे इसको 31 से डिवाइड करना है, ये तो क्लियर होगा, मेरा आंसर 40 से थोड़ा सा छोटा है, और आप ए ऑप्शन सीधे लगा दो। भाई अगर ये 30 होता तो उत्तर आता 40, ये 31 है तो हल्का सा कम होगा, आंसर होगा मेरा ए। पूर्णतया विभाजित करने की आवश्यकता है नहीं, ओके। अब 31 को 1200 से डिवाइड करेंगे, जो या बेटा थोड़ा क्लास के अंत में आपको मैं गाइड कर दूंगा कैसे, आप अगर नए हो तो कब से पढ़ना, कैसे पढ़ना शुरू करो मेरे साथ। 31 कैसे दिखे, ये 2 है, ये 3 है, प्लस 11/4 है, तो 4 पंचे 20 और 11 31/4 हुआ। 3 से डिवाइड करें, 31 से पहाड़ा पढ़ के अगर सॉल्व करना तो कर लो भैया, 31 3 93, 93 के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई, 27 270, 31 को 8 बार ले जाएंगे, 248, 22 हो गया, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, लगभग 7 बार जाएंगे, 7 बार 217 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा आंसर है वो 38.7 है। अगर पूरा डिवाइड करें, जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी आवश्यकता यहाँ है नहीं, हम सीधा इसको लिख सकते हैं 38.7, बिकॉज इससे थोड़ा कम होगा, है ना। मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट करके, अगर इसको 1200/30 माना है तो 1200/30 हमारा 40 होगा, और अगर इसको बढ़ाऊंगा 31 करूंगा, थोड़ा डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। मनदीप जी पूछ रहे हैं क्या मुझे 31 का टेबल याद है, बिल्कुल भी नहीं, 31 का टेबल नहीं याद है, बट मैं प्रोडक्ट जल्दी निकाल लेता हूँ। जैसे 31 का 3 गुना करना है तो 93, ये आपको भी दिख जाएगा, 3 3 3 3। फिर मैंने जब 31 का 8 गुना किया, क्योंकि 240 9 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 9 3 27 से ऊपर हो जाएगा, 30 का तो सबको आता है, 30 माने 3 का, तो मैं 30 का रेफरेंस लेके जा रहा हूँ, 8 3 24 तो 48, क्योंकि एक अंत में है इसलिए लिखना आसान है, एक तरह से 3 का पहाड़ा ही है, 3 8 24 और 8 आ गया, 3 7 21 और 7 आ गया, ठीक है। 31 का पहाड़ा मुझे सच याद नहीं है, बट मैं सुनाऊंगा तो आपको लगेगा मुझे याद है, क्योंकि मैं वो मल्टीप्लाई फटाफट कर दूंगा, और वैसे भी आसान है 31 यार, 31 में क्योंकि 3 के बाद 1 लगा है इसलिए आसान है। इसको डेविएशन से करना है, इसको, ये डेविएशन वाला सवाल एक तरह से हो सकता है जब आप टाइम रेशियो लिख लो तो डेविएशन से आप कर सकते हो, ओके। देखो 2 3 और 11/4 समय का अनुपात है, समय का अनुपात लिखने के बाद आप डेविएशन लगा सकते हो, बट जब समय का अनुपात निकालना हो और 3 वेरिएबल्स हो, थोड़ा सा लंबा हो जाता है डेविएशन, डिवीजन आसान होता है, तो आप घर पे पैरेलली प्रैक्टिस करते रहो, ये अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो। 21वां सवाल कर रहा है, एक आदमी 40% दूरी ए से बी 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, बाकी डिस्टेंस का 40% 9 से तय करता है, और बाकी 12 से तय करता है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड इस जर्नी का किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। 40% दूरी 8 से, बाकी का 40% 9 से, तो 40% का लेने देना 1/5 से होता है, मतलब 2/5 से होता है, तो डिनोमिनेटर में एक बार 5 आया, फिर दोबारा भी 5 आया, तो आइडियली मैं चाह रहा हूं कि 25 का मल्टीपल हो, बट हमें स्पीड्स देखना है 8 और 9, तो 8 9 12 तीन स्पीड्स हैं, 8 9 12 का पहले तो एलसीएम देखो क्या होगा, 8 9 12 का एलसीएम, 8 9 12 का एलसीएम क्या होगा, 72 होगा, ठीक है, 72, तो 72 एलसीएम होगा, तो 72 का नेचुरली 1/5 निकालना आसान नहीं है, तो हमें मानना जो चाहिए अपनी डिस्टेंस, अगर यहाँ कुछ मानना है तो 25 इंटू 72 मानिए, ओके। 25 इसलिए क्योंकि एक बार 2/5 करना है, फिर जो बचे उसका 2/5 करना है, तो अगर हम चाहते हैं दशमलव में वैल्यू ना आए तो वी हैव टू एज्यूम दिस वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होती है, ये 100/4 होती है, तो ये वैल्यू बनेगी 1800, तो हमें अपने डिस्टेंस को यहाँ 1800 मानना चाहिए। अगर हमने इसको 1800 माना तो 1800 का 40% 720 होता है, 720 बटे हम लिखेंगे 8, जो 720 यहां से घटेगा वो बनेगा 1170, सॉरी 1080, कितना बचा, इस 1080 का फिर से 40% लिया हमने, 40% क्या होता है, 1/10 निकाल के 4 से गुणा कर देना,
तो 432 बनेगा ये बटे 9। बचेगा इसका 60%, ठीक है, 60% होगा 648। ये 648 आप किससे जा रहे हो, ये 12 से जा रहे हो। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आप करो 8 9 72, यहाँ 90 आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 8 72, 48 आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 54 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आई मेरी 1800, ठीक है। 1800 के बाद ये जो वैल्यू है 90 और 48, 48 और 54 102 होता है। 100 में अगर मैं 90 जोड़ूंगा तो ये वैल्यू 192 आएगी। ये ओवरऑल कैलकुलेशन है हमारी। ओके, तो आप इसको पहले तो एक काम कर सकते हो, जितना रिड्यूस हो रहा है पहले ऐसे ही रिड्यूस कर लो, फिर बाद में काटते पीटते हैं। तो आप हो गए 1800 है, ये 192 है, 4 से कट रहा है, 450 बनेगा यहाँ पर, 4 चौके 16, 4 8 32, अभी भी 2 से कट रहा है, बेसिकली 16 से कट रहा था, 2 से काटोगे 225 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ 24 आ गया, ठीक है। अब बताओ 24 का कितना गुना जाऊं मैं, 9 बार तो जा ही सकता हूं। 24 नवैया 216 होता है, 216 जाओगे तो 9 बच जाएगा, ये आंसर हो गया। बट आप कहोगे फिर से 3 से कैंसिलेशन पॉसिबल है, यहाँ काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 3 से कट रहा था, बट मैं 24 का पहाड़ा पढ़ सकता हूँ, नॉट पहाड़ा, बट 24 से अगर 225 तक जाना है तो मैं सीधे 9 बार जा सकता हूँ, दिख रहा है मुझे कि 9 बार जाएगा, तो इसलिए मैंने कैंसिलेशन किया नहीं। बट आप चाहो तो 3 से यहाँ काट सकते हो, 3 से 21, 3 5 15, 3 8 24, तो 8 9 72, 9 3 बटा 8 आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आंसर है ए। किसी ने बोला 720 कैसे आया, 25 कैसे आया। देखिए, जब हम डिस्टेंस को मानते हैं तो डिस्टेंस को मानने का सिर्फ एक कारण है कि हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाए। हम चाहते हैं कि जब हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारी इंटीजर वैल्यू आए, ताकि फ्रैक्शन हमें ना देखना पड़े। मैंने इसलिए कहा यहां दो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक, मुझे 40% निकालना है 2 बार, पहले 40% निकालना है, फिर जो बचेगा उसका भी 40% निकालना है। तो इसका मतलब ये है 40% 2/5 होता है, फिर से उसका जो बचेगा उसका 2/5 करना है, तो डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं 25 आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं मेरा डिस्टेंस 25 का मल्टीपल हो, ठीक। दूसरा, मैं चाहता हूं कि मेरा डिस्टेंस 72 का मल्टीपल हो, क्योंकि एलसीएम 72 आ रहा है स्पीड्स का। अब कुछ लोग कह रहे हैं 360 क्यों नहीं माना, 360 पे ये बात नहीं बनेगी, लेकिन हाँ 900 पे ये बात बन जाएगी। बट हम इतना बैठ के दिमाग नहीं लगाएंगे कि हमने सीधे 25 को 72 से गुणा कर लिया, देखा 1800 आया। आपका यहाँ काम 900 से भी बनेगा, यहाँ काम 900 से भी बन रहा है। आप देखो सारी इंटीजर वैल्यू आई है, आप अगर आधा भी लेते तो 900 से बात बन जाती थी, ठीक है। लेकिन हमें बस गुणा करके एक वैल्यू माननी है तो गुणा कर लो। अब इतना दिमाग बैठ के थोड़ा लगाएंगे कि 900 से काम चलेगा कि नहीं चलेगा, काम तो 100 से भी चल जाएगा, ठीक। 100 से कैसे आएगा, चलेगा काम, देख लो। आपने कहा हमने लिया यहाँ पर 100, बस फ्रैक्शन में आपको डील करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है ना भी करना पड़े, या देख लेते हैं, आपको समझाता हूँ। 40% 40 होगा, 60% का 40 24 होगा, कितना हो गया 64, बचा कितना 36। अब तीनों जो स्पीड्स है वो लिख लो, 8 9 12, 8 9 और 12, ठीक। तो ऐसा कोई फ्रैक्शन कैलकुलेशन खतरनाक नहीं है, दो यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। आप कहोगे 8 पंचे 40, 3 8 24, 3 3 9, फ्रैक्शन में तो आना ही है, 12 3 36, तो ये हो गया आपका 100/5 प्लस 8/3 प्लस 3, यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 300/32। 300/32 को वही आप डिवाइड कर लो 4 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 75/8। तो ऐसा नहीं कि ये फ्रैक्शन में वैल्यू लेने से कोई नुकसान है, ये कैलकुलेशन भी इजी है, आसान है। मैंने 25 इसलिए लिखा है कि अगर आप फ्रैक्शन से बिल्कुल डील नहीं करना चाहते, इसको 8/3 देखना भी आपको बर्दाश्त नहीं है, अगर आप इसको 8/3 देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो उस केस में हम इंश्योर करेंगे कि हमारी जो डिस्टेंस हम मानने जा रहे हैं वो एक तो 72 का मल्टीपल हो और साथ ही साथ 25 से गुणा भी हो जाए, क्योंकि 2 बार 2/5 करना है सक्सेसिव, तो आपको नीचे 25 से डिवाइड करने वाली डिस्टेंस चाहिए। तो ये बेस्ट केस सिनारियो है, अगर आप फ्रैक्शन देखना ही नहीं चाहते हो तो आप डिस्टेंस को ऐसे मानिए, अदरवाइज डिस्टेंस को आप अपने सहूलियत के हिसाब से ले लो, 100 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100 से भी आंसर आ रहा है, बस आपको इस चीज के लिए तैयार रहना कि मेरा डिनोमिनेटर में थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू आ सकता है, दैट्स इट। तो दोनों तरीके वैलिड हैं, यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये मैटर नहीं करती, आंसर तो वही आएगा। बस कैलकुलेशन के हिसाब से आप डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, उसके हिसाब से मैंने सजेस्ट किया है। अगर आपको डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं देखना है तो हमें ऐसी वैल्यू को मानना पड़ेगा, रिस्क फ्री वैल्यू को, वी हैव टू अज्यूम वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। अदरवाइज यहां पर कोई दिक्कत नहीं, जब परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 एक अच्छी वैल्यू होती है, क्योंकि 100 का 40% निकालना आसान होता है, 60 बचा फिर 60 का 40% निकालना आसान है, 24 हो गया फिर जो बाकी बचा वो भी हमने यहाँ लिखा।
तो प्रैक्टिस के थ्रू धीरे धीरे करके आपको एक्सपोजर आएगा कि कहाँ क्या मानना हमारे लिए यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक वर्गाकार क्षेत्र है, मैदान है, जिसका एरिया मुझे दिया है 24.01 किलोमीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर किलोमीटर लिखना चाहिए या फिर किलोमीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, एनीवे शब्दों में लिखते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरिया को। एक आदमी अपनी यात्रा शुरू करेगा एक कॉर्नर से, स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन जब भी वो अपनी दिशा बदलेगा तो उसकी स्पीड बदल जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 30 होगी, फिर 40 हो जाएगी। आपको बताना है एवरेज स्पीड जब वो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो अच्छा सवाल है, और आपको इस सवाल को कैसे देखना है, सबसे पहले तो ये स्क्वायर है मान लिया। अब ये आदमी देखो यहां से चलेगा, कहां से, यहां चलेगा, ठीक है, गौर से देखिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं। इस कॉर्नर से चलेगा यहां पर ऐसे, फिर यहां अपनी दिशा बदलेगा ऐसे, फिर अपनी दिशा यहां बदलेगा, फिर अपनी दिशा को यहां बदलेगा। इसकी जो स्पीड्स हैं वो 10, 20, 30 और 40 है। मैं आपसे पूछूंगा कि यहां कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, डिस्टेंस डी, क्योंकि स्क्वायर की जो भुजा है वो डी। अब यहां जो वैल्यू आपको 24.01 दी है, उसके जाल में मत फंसना कि आप बैठ के उसका स्क्वायर रूट निकालोगे और फिर कहोगे कि यार ये वैल्यू तो मैं जानता हूं कि ये 4.9 का होल स्क्वायर है तो साइड हमारी 4.9 हो गई। जरूरत ही नहीं है। आपको पता है 4 बराबर दूरियां चली गई हैं अलग अलग स्पीड से, तो आप डिस्टेंस को अपने हिसाब से मानिए, और वो डिस्टेंस क्या होगी, एलसीएम ऑफ 10, 20, 30, 40। अब यहाँ 100 मत मानो, यहाँ जो दी है उस वैल्यू को मत मानो, एलसीएम मानो, क्योंकि एलसीएम मानने से आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। यहाँ पर अगर मैंने 120 की डिस्टेंस एक साइड की मानी तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 480। और देखना 10 की स्पीड से 120 चलने में लगेगा 12 घंटे, मतलब मैंने माना है समझ लो 120 मीटर, ताकि मीटर पर सेकंड की गणना हो रही है यहाँ पर। तो 10 मीटर पर सेकंड में 12 सेकंड आ गया, 20 मीटर पर सेकंड में 6 सेकंड आ गया, 30 में मेरा 4 आ गया, और 40 में मेरा 3 आ गया। तो हमारी जो एवरेज स्पीड कैलकुलेट होकर आई वो आई 480 बटे 25, 12 6 18 4 22 3 25। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। या तो डिवाइड करो या ऐसे सोचो कि ये वैल्यू आपकी क्या है, 500 माइनस 20। 500 होता है 25 का 20 गुना, और 20 होता है 10.8 गुना। तो 20 माइनस 10.8 आ गया 19.2 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर क्या हो गया, बी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ठीक है, समझ में आया कि ये जो दी हुई है वैल्यू, इससे हम स्क्वायर का एक साइड निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं कि 24.01 की वैल्यू जो होती है ये 4.9 होती है, यानी एक साइड 4.9 की है, बट मैं 4.9 लिखूंगा नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आपको ये भी पता होगा कि एक फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था कि अगर 4 इक्वल डिस्टेंस स्लॉट्स हों तो जो एवरेज स्पीड होती है वो ऐसी होती है। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, जहां पर भी आपको 4.9 की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर एलसीएम लोगे, नीचे 120 मिलेगा, वो ऊपर चला जाएगा, बात यही बन जाएगी, कैलकुलेशन ये हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन। तो ये सवाल समझिएगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो दूरी दी गई है उसका इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कांस्टेंट का केस है तो औसत चाल सरलता से निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक ट्रेन जो है 3068 किलोमीटर की दूरी कवर करती है 2 दिन 4 घंटे में। ये 1238 किलोमीटर कवर करती है पहले दिन और 1404 किलोमीटर कवर करती है दूसरे दिन। आपको बताना है बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी डिफर फ्रॉम दैट फॉर द इंटायर जर्नी। सवाल समझना सबसे पहले, 3068 किलोमीटर की दूरी कितने समय में चली गई है वो दी हुई है। पहले 1238 किलोमीटर पहले दिन चली गई, ये भी दी है। 1404 किलोमीटर दूसरे दिन चली गई, ये भी दी है। दूसरे दिन से तीसरे दिन में भी 4 घंटे लग रहे हैं। तो क्या हम इन दूरियों का इस्तेमाल करके ये निकाल सकते हैं कि तीसरे दिन कितनी दूरी चली गई है? यस, यस और नो, निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक बात बताओ मुझे कि एक तो इसमें सवाल में जो पूछा गया है कि जो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है और जो तीसरे दिन की जर्नी स्पीड है, तीसरा दिन रिमेनिंग पार्ट, उसका अंतर निकालना है। पहले पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो टोटल दूरी 3068, समय कितना है 24 दूना 48, और 48 और 4 52। जरा इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करके मुझे बताइए वैल्यू क्या है। 52 को मैं कितनी बार ले जा सकता हूँ, 6 बार नहीं, 5 बार ही ले जा सकता हूँ। 5 बार अगर ले जाओ तो बनेगा 260। 260 के बाद कितना बचा, 66। क्या ये 6 बार जा रहा है, देख लो, नहीं जा रहा है, क्योंकि 6 बार जाने पर 312 हो जाएगा। ये 312 नहीं है मेरे पास। अब इसके बाद कितनी बार जाएगा, जब हमने इसको लिया 260, उसके बाद 56 बचा, 568 बचा। हाँ जी, कितनी आ रही है वैल्यू, 59। 9 बार और जाएगा। क्लियर है कि नहीं?
भैया 52 को 5 बार ले गए, 260 हो गया, 260 के बाद मेरे पास 46 बच रहा है, और 46 इज 46, 468, 9 बार। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप पहले 4 से काट लीजिए, फिर 13 से काटिए, ये वैल्यू 59 आ गई। तो ये पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड हो गई। 52 कहां से आया? 2 दिन में 48 घंटे होते हैं और 4 घंटे जोड़ दिया, टोटल टाइम 52 घंटे हुआ। तो यह समझ में आ गया। आप 2 बार में काट लो, 13 और 4 से कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू 59 आ गई। दूसरा, एक चीज और समझना कि तीसरे दिन की डिस्टेंस क्या है, वो है 3068 टोटल डिस्टेंस में, 1238 दूसरे दिन की डिस्टेंस घटाओ, और 1404 आप तीसरे दिन की डिस्टेंस घटाओ। तो ये हो गया 38 4 42। 68 में अगर 42 घटेगा तो आएगा 26, फिर 30 में आपका घटेगा 26 तो आएगा 4, तो ये वैल्यू आई 426। तीसरे दिन 426 की दूरी चली जा रही है 4 घंटे में, जैसा नो। तो जरा इसको डिवाइड करके मान निकालते हैं, तो आएगा 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 4 पंचे 20, 106.5। अब 106.5 और 59 का अंतर ही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0.5, 16 में से 9 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 47.5 आपकी वैल्यू आ गई, जो कि मेरा ऑप्शन क्या है? सी उत्तर हमारा सही हो गया। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस, and with stoppage it travels with an average speed of this. How many minutes does the train stop on an average per hour? इस सवाल को पहले मैं समझाऊंगा, देन इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि आपको अगर फॉर्मूला यूज करना है तो आप फॉर्मूला यूज करो। पहले लॉजिक समझना इसका, कई लोगों को इसका फॉर्मूला याद भी होगा, पर पहले लॉजिक समझते हैं। तो देखो इस सवाल में क्या है, पहले तो कह रहा है कि एक ट्रेन अगर ना रुके, अगर ना रुके तो 1 घंटे में ट्रेन कितना चलेगी, जरा बताओ, बिना स्टॉपेज के, विदाउट स्टॉपेज। तो मैं टाइम ले रहा हूं 1 घंटे। 1 घंटे में मेरी गाड़ी अगर ना रुके तो 80 किलोमीटर जाएगी, यस और नो? ठीक। लेकिन चूंकि ये गाड़ी रुक रही है, तो रुकने की वजह से गाड़ी कितनी जा रही है? ये गाड़ी सिर्फ 64 किलोमीटर चल पा रही है, 64 किलोमीटर ही चल पाई। अब एक सिंपल सी बात मेरे को बताओ, इस 64 किलोमीटर को चलने में एक्चुअल में गाड़ी को कितना वक्त लगता है? बाकी टाइम तो रुकने का टाइम है। तो आप कहोगे 80 किलोमीटर अगर 1 घंटे लगाता है, 1 आवर लगाता है, तो 64 किलोमीटर चलने में आप खुद देखो कि आप 16 किलोमीटर कम चले। 16 किलोमीटर इस 80 किलोमीटर का कितना है? 1/5। तो यहां पर मेरे को जो समय कम लगेगा चलने में, वो 1/5 घंटे कम लगेंगे। यानी आप 1 घंटे एक्चुअल में इफेक्टिवली चले नहीं है, आप चले हैं 1 घंटे से 1/5 कम। तो वो 1/5 क्या है? जितनी देर तक आप रुके हैं। तो यहां पर टाइम स्टॉपेज जो निकला आपका, वो क्या निकला? ये निकला 1/5 आवर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? 12 मिनट्स। अब इस फॉर्मूले को अगर एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो इसको बोलते हैं कि स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विद स्टॉपेज डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज इनटू 60। अगर ऐसा करें तो स्टॉपेज टाइम हमारा मिनट में निकल आता है। ये फॉर्मूला है स्टॉपेज टाइम का, ये ध्यान रखिएगा। अगर 60 से गुणा करेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर, ये जो वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है, ये सेम काम किया हमने। देखो 80 माइनस 64 करोगे बटे 80 करोगे इंटू 60 करोगे, तो वही 16/80 1/5, 1/5 इंटू 60 कितना हुआ? 12 मिनट। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये ध्यान रखना कि यहाँ जो स्पीड है एस, वो किलोमीटर पर आवर में है, क्योंकि जब किलोमीटर पर आवर होगा तभी ये वैल्यू आर में आएगी और उसको 60 से गुणा करके वैल्यू मिनट में आएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा डायरेक्शन है जो आप सोच सकते हो। आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, ऐसे देखो कि 80 किलोमीटर और ये वैल्यू कितनी है इसकी? 64, 80% है। देखो ध्यान से, फुल स्पीड और ये स्पीड 80% है, तो 20% टाइम स्टॉपेज टाइम है। 20% टाइम 1 घंटे का कितना होता है? 12 मिनट। ऐसे भी आप लगा सकते हो बिना कोई फॉर्मूला और मूला सोचे हुए। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि वैल्यू कितनी होगी? 12 मिनट हो गई। भाई 1 घंटे में 80 जाते हैं आप बिना रुके, 1 घंटे में आप 64 ही गए, यानी 80% समय ही आप चले, तो 20% समय आप रुके ना। 20% 1 घंटे का कितना होता है? 12 मिनट, क्योंकि पर घंटे ही पूछ रहा है कितना मिनट रुका। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 25वां प्रश्न देखिए,
एडवांस मैथ की क्लास बेटा अभी नहीं स्टार्ट हुई है, अभी टीएसडी पाइप्स एंड सिस्टम शुरू करेंगे, खत्म करेंगे टीएसडी और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, फिर हम शुरू करेंगे आपका नंबर सिस्टम जो कि 30 अक्टूबर शुरू होगा शायद। हाँ ठीक है, देखिएगा एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस जो बस की स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस ये 50 किलोमीटर पर आवर है। वही लॉजिक आप लगा दो जो मैंने आपको भी समझाया। ये 75 है, ये 50 है, 1/3 20 मिनट हो गया। 75 चलते बिना रुके, 50 चले रुक रुक के, 25 कम चले तो 25/75 1/3, 1/3 1 घंटे का 20 मिनट होता है। 75 - 50/75 × 60, ये स्टॉपेज टाइम हो गया मिनट में। 25/75 1/3, ये वैल्यू आपकी 20 मिनट आ गई। 20 मिनट आपका आंसर क्या है बेटा? डी। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? 26वां देखिए, एक बाइक की गति स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाई गई हर 1 घंटे के बाद। अगर डिस्टेंस कवर्ड पहले घंटे में 40 किलोमीटर था तो बताना है कि 10 घंटे में कितनी दूरी कवर की जाएगी। यहां स्पीड निकालने की आवश्यकता नहीं है। स्पीड होती क्या है? 1 घंटे में चली गई दूरी को हम स्पीड बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो अगर पहले घंटे में 40 चली गई और आपने अगले घंटे में स्पीड को 3 से बढ़ा दिया तो 43 की स्पीड हो गई। तो 43 किलोमीटर आप अगले घंटे में चलोगे। उसके अगले घंटे में आप कितना चलोगे? 3 और 46 चलोगे। तो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना हो तो वो क्या बनेगी आपकी? 40 + 43 + 46 ऐसे करके चलेगा ना। और कितने टर्म्स होंगे इसके? आपको क्या ऐसे 10 टर्म्स होने वाले हैं। इस सीरीज को हम बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी। आपने बचपन में पढ़ी होगी इस श्रेणी को। ये श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी के सम का एक फॉर्मूला भी होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, जहां पर n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि यहां पर 10 है। a क्या होता है? पहला टर्म जो कि यहां पर 40 है। d क्या होता है? सर्वांतर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सर्वांतर। तो यहां निकालते हैं 10/2, n/2 हो गया, 2a 2 × 40 + n-1 इस 10 - 1 9, d यहां पर है 3। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका 5 × 80 और 27 होता है 107, ये वैल्यू होगी 535 किलोमीटर आपका। और 535 किलोमीटर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस लगाओ और उत्तर पाओ, मौज करो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, कह रहा है एक कार जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही है इनिशियली, और इसकी स्पीड हर घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे से इंक्रीज होती है। इन हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू कवर 707 किलोमीटर डिस्टेंस। ये सवाल भी पिछले सवाल पे ही लिंक्ड है, बट यहाँ वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया गया। जैसे पिछले केस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या था? ये 1-1 घंटे में चली गई दूरी है, तो 10 टर्म का मतलब 10 घंटे। इस सवाल में सेम चीज है, यहाँ टोटल डिस्टेंस आपको दी हुई है, यहाँ एपी का सम दिया हुआ है, मुझसे पूछ रहा है बताओ कितने घंटे लगेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं मुझे। जरा इस सवाल को सभी लोग ट्राई करें, मैं भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भी करें। तो आप कहोगे पहला टर्म हमारा ए हो जाएगा 18, हर घंटे ये 5 किलोमीटर अधिक चलेगा, तो डी की वैल्यू 5 हो गई, कॉमन डिफरेंस। और हमें जो सम दिया हुआ है टोटल, वो सम दिया हुआ है 707, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो मैं फॉर्मूला वही लगाऊंगा, s = n/2 × 2a + n-1 × d। s की वैल्यू मैं रखूंगा यहाँ पर 707, n की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं n/2 लिखूंगा, 2a की वैल्यू 18 दी है तो मैं 18 लिखूंगा, n-1 की बात कर रहा हूं तो मैं n-1 लिखूंगा, और d की वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा 5। ये वैल्यू आपकी बनेगी 1414, और यहाँ पर बना आपका 36, तो ये वैल्यू होगी 36n। अगर मैं इसको खोलता हूँ पूरा अंदर जाके, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 5n(n-1). ये द्विघात समीकरण बनेगी जिसको हमें सुलझाना पड़ेगा। तो ये बनेगा 5n² - 5n, और 36n यहाँ पहले से मौजूद है, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी +31n, और माइनस में आएगा आपका 1414, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। अब आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, और हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके मिलेगी। तो 5 × 1414 को मैं फर्दर ब्रेक कर लेता हूँ, 14 × 101, ठीक। 101 एक प्राइम नंबर है, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। 14 × 5 = 70 बनेगा, ये वैल्यू 70 × 101 बनेगी। 70 और 101 का अंतर 31 होता है। तो जब मैं इसको फैक्टराइज करने जाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी 101
और यहाँ बनेगा -70। तो n की दो वैल्यूज आएंगी, देखिए एक आया -101/5 जो कि चलेगा नहीं। ये क्वाड्रेटिक के सोल्यूशन को लिखने का शॉर्ट तरीका होता है कि जो वैल्यू यहाँ पर आए उसके आगे एक माइनस लगाओ और 5 से डिवाइड कर दो। फिर जो -70 है उसके आगे एक माइनस लगाया तो ये वैल्यू 70 हो गई, इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू 5 × 14 70 आ गई। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 14 आवर्स यानी 14 घंटे। तो बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट होगा कि 14 घंटे लेंगे। अब आप कहोगे सर इसको करने का कोई शॉर्ट तरीका है क्या? अब दूसरा शॉर्ट तरीका है कि भैया ऑप्शन में वैल्यू रख रख के चेक करो, जो कि इतना जल्दी तो नहीं होगा क्योंकि आपको तो शुरू में पता नहीं कि आपका आंसर क्या है। तो ऑप्शन अगर आप रखने जाओगे तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग सकते हैं। जैसे मैंने कहा 14 यहाँ पर लिखा है तो आप दूसरे अटेम्प्ट में पा जाओगे, 14 लास्ट में लिखा होता फिर। तो 3 वैल्यू रख के चेक करने में भी मेहनत जाती है। तो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वो क्वाड्रेटिक को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और एग्जाम में थोड़ा रिस्क लोग कम लेना चाहते हैं। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें और इस सवाल की बात करें तो आप सोचो एग्जाम में जब प्रेशर होता है तो वैल्यू पुटिंग और मल्टीपल टाइम्स करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इस सवाल को आप सभी लोग ट्राई करिए, मैं जरा 1 मिनट में लौट के आता हूं। ऑलराइट, हाँ जी, क्लियर हो सभी को? यस। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वॉक कर रहा है। हर किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का रेस्ट लेता है। कितना टाइम उसको लगेगा 6 किलोमीटर की दूरी चलने में? अच्छा सवाल है, मुश्किल नहीं है, सही से समझेंगे तो आप बताओ 6 किलोमीटर की दूरी अगर वो चलता है और ये कह रहा है कि हर किलोमीटर के बाद वो रेस्ट लेता है, तो आप बताओ 6 किलोमीटर चलने में वो रेस्ट कितनी बार लेगा? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 6 बार या 5 बार? वो रेस्ट लेगा बेटा 5 बार। देखो जब कोई इंसान पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पर तो वहां के रेस्ट को हम काउंट नहीं करते। 1 2 3 4 5 इन 5 किलोमीटर्स पे रेस्ट है, 6वें पे नहीं है। 6वें के रेस्ट को हम काउंट नहीं करने जा रहे हैं, 5 बार के रेस्ट को काउंट करेंगे। जैसे आप मान लो पटना से चले और दिल्ली आए तो बीच में ट्रेनें जहां रुकेंगी पटना से दिल्ली के बीच में वो जर्नी टाइम में काउंट होता है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद वो गाड़ी 2 घंटे खड़ी रहे वो जर्नी टाइम में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो 6 किलोमीटर में 5 बार रेस्ट आया और 5 बार रेस्ट का भैया 5 मिनट जोड़ दो तो 25 मिनट तो रेस्ट की वजह से समय हुआ। अब देखो वाकई में चलने में कितना वक्त लगा चलते चलते, तो 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर आवर क्या मिलेगा? 3/4 किलोमीटर पर आवर, 3/4 आवर्स। तो 3/4 जो घंटे हैं जिसको हम बोल सकते हैं 45 मिनट प्लस 25 मिनट, ये वैल्यू हो गई टोटल 70 मिनट की जर्नी है भैया ये, और इसको हम 1 घंटे 10 मिनट बोल सकते हैं। आंसर हो गया सी। समझ में आई मेरी बात? वो तो स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर रहेगा तब ना, किसने कहा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड? आप मेरी बात समझो, 30 मिनट नहीं ऐड होगा मनदीप साहब, गलती ना करें, सिर्फ 25 मिनट ऐड होगा। कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, कवर ए डिस्टेंस। अब आप मेरी बात सुन लेना और समझ लेना। देखो मैंने यहां से यहां की एक दूरी बनाई, ठीक, ये है मेरा d इज इक्वल टू 0, ये मेरा d इज इक्वल टू 1, यह d इज इक्वल टू 2, यह d इज इक्वल टू 3, यह d इज इक्वल टू 4, यह d इज इक्वल टू 5, यहां पर है d इज इक्वल टू 6। जब ये d बराबर 6 पे पहुंचेगा तो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो चुकी है, तो यहां का कोई रेस्ट टाइम हमें काउंट नहीं करना है। d बराबर 1 का काउंट करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 करेंगे, क्योंकि टिल दिस टाइम जर्नी कवर नहीं हुई है, लेकिन यहां जर्नी कवर हो चुकी है तो इसका रेस्ट टाइम काउंट नहीं करना है हमको। इसलिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1 घंटे 10 मिनट आएगी। ठीक है, समझ में आया? 29वां सवाल देखिए। एक कार लखनऊ लीव कर रही है 7 बजे और ये एक्सपेक्टेड है कि ये मुंबई पहुंच जाएगी 11 बजे, जो कि 500 किलोमीटर दूर है लखनऊ से।
9:30 बजे ड्राइवर को पता चला कि उसने केवल 40% दूरी चली है। ओके, बाय हाउ मच ही नीड्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार इन ऑर्डर टू रीच इट एक्सपेक्टेड टाइम। तो एक बात बताओ, 7 से 9:30 तक क्या हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि 40% दूरी कवर हुई। अब देखो 9:30 से 11 की अगर बात करें तो मेरे पास 2.5 घंटे और हैं। कवर कितना करना है? 40% कवर हुई है तो 60% अभी करना है। 500 का 60% क्या होता है? 300 किलोमीटर। इतना बाकी है, तो 300 किलोमीटर हमें 2.5 घंटे में चलना है भैया। मुझे स्पीड चाहिए 120 किलोमीटर पर आवर की। क्या चाहिए? 300 बटे 2.5 क्या होता है? 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? यस। 1.5 घंटे गलत लिखा है मैंने, सही करो आप। 2.5 कैसे लिख दिया मैंने? 12 बजे थोड़े ना है, 1.5 घंटे ही है, तो 1.5 होंगे तो उत्तर बदल जाएगा, उत्तर हो जाएगा 200। 200 लगाएंगे आंसर। ये गलत लिखा है मैंने, सही कर लो। ये वैल्यू हो गई हमारी 200 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। एक आदमी ट्रेवल करता है 120 किलोमीटर की दूरी। एक मिनट, अभी भी गलत लगा रहा हूं क्या मैं? ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। सवाल में मेरा थोड़ा दिमाग कहीं और बहका हुआ है, कुछ और सोच रहा हूं, इसलिए गड़बड़ भी कर रहा हूं। देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने। बाय हाउ मच ही नीड्स टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड कितने से बढ़ाना पड़ेगा? तो आपको पहले की स्पीड भी निकालनी पड़ेगी। पहले वो चला कितना है? 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? 200 किलोमीटर पहले वो 2.5 घंटे में चल चुका है। 9 से 11:30, 2.5 घंटे हुए। 2.5 घंटे में 200 वो चल चुका है, तो उसकी स्पीड पहले 80 की थी। तो 200 में से 80 घटाना है मुझे, तो वैल्यू 120 किलोमीटर पर आ रहेगी। तुक्के से मैंने पहले सही उत्तर लगा दिया था। ठीक, कई बार गलत काम करके भी सही उत्तर आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? किस्मत। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो अगर लग गया 120 तो वो तो नंबर दे बैठेगा। सिस्टम को क्या पता कि तुमने कहां से लगाया? इसे कहते हैं किस्मत का साथ दे जाना कभी कभी। ठीक है, पूरा गलत काम किया था मैंने। 300 को 2.5 से डिवाइड कर दिया, मतलब 2.5 उसका, 300 इसका, और उत्तर सही आ गया, क्योंकि जो पूछ रहा था निकालने को वो तो मैंने निकाला ही नहीं था उस केस में, बट उत्तर मैच कर गया था। आज भी रिकनेक्ट का इशू हो रहा है, परेशान ना हो बेटा। अभी मेरा लक्ष्य बैच बेटा संडे को खत्म हो जाएगा। अगर ये समस्या जारी रही तो हम तुम्हें 10 बजे के टाइम पे शिफ्ट कर देंगे। वो टाइम मैं यूट्यूब को देने वाला था, बट मैं 10 बजे तुमको पहुंचा दूंगा। 10 बजे के क्लास में कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, सो अगर मतलब एटलीस्ट दैट विल बी टेम्परेरी रेजोल्यूशन दैट वी कैन मेक। लेकिन आज फिर भी मुझे कल से कम दिख रहा है इशू, राइट? कल तो बहुत ज्यादा था, आज तो फिर भी मुझे लग रहा है काफी हद तक ठीक है। तो काफी कम है ना? तो ठीक है, अगर चलता रहा तो अच्छी बात है। वरना मैं मंडे को भी शाम को ही क्लास लेंगे हम लोग 6 बजे। अगर ठीक रहेगा तो ठीक है, वरना कुछ दिन के लिए सुबह चले जाएंगे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। हाँ जी, अभी तो मुझे ठीक लग रहा है आज। एक 120 उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं जरा बेटा। एक आदमी जो है वो 120 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में चलता है। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन साइकिल एट 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ऑन साइकिल। तो देखो 12 और 120 किलोमीटर और 8 घंटे, यानी जो दूरी है, जरा इस केस को समझते हैं कि क्या कहानी है, कैसे करोगे आप, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे आप। कुछ हिस्सा 10 की स्पीड से, कुछ हिस्सा, तो आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। आपको पता है यहाँ 10 आएगा और यहाँ 20 है, और 8 घंटे में अगर 120 किलोमीटर कोई जा रहा है तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 15 8 120 15 होगी। अब अगर मैं यहाँ से एलिगेशन लगाऊं तो ये वैल्यू 5 और 5 देखो बिल्कुल बीच में आई है एवरेज स्पीड। इसका मतलब टाइम स्लॉट्स बराबर होंगे, 1:1 आ गया। यानी 4 घंटे वो पैदल चला है और 4 घंटे आपका साइकिल से चला है। आधा आधा टाइम बांट दो, तो कितनी डिस्टेंस वो साइकिल पे चला है? साइकिल पे 20 की स्पीड से 4 घंटे चला रहे हो तुम, तो 80 किलोमीटर हो गया ना? निकल गया 80 किलोमीटर। समय का रेशियो इस प्रकार से आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है, वरना आपको ऐसे करना पड़ेगा कि भैया एक्स की दूरी मान लेते हैं 10 की स्पीड से गया तो इतना टाइम लगा,
दूसरा आप कहोगे कि 120 माइनस एक्स जो दूरी बची, फिर वो 20 से गया, और ये टोटल वैल्यू का समय 8 घंटे है। यहां से आप एक्स की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक्स निकल गया, तो मुझसे साइकिल वाली दूरी पूछो, 120 माइनस एक्स है, तो ये 40 आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 15 कैसे? कुल 120 किलोमीटर की दूरी अगर 8 घंटे में चली गई है तो 15 ही हुई ना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड 15 हुई, तो 15 के हिसाब से वैल्यू हमने निकाली। ठीक है। 31वां प्रश्न देखेंगे। अमित और पीयूष दौड़ना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ सेम समय पर। जो दूरी है उनके बीच में वो 205 किलोमीटर की है और वो 5 घंटे में मिले। आपको बताना है स्पीड पीयूष की क्या होगी अगर ये दिया है कि अमित की स्पीड 21.25 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब देखिए, इस सवाल को समझाने के पहले रिवर्स रेशियो से नहीं होगा। कैसे रिवर्स रेशियो यहां पर लगेगा? देखिए, सबसे पहले एक चीज समझना बेटा, बहुत अच्छे से, कौन सी चीज कहां लगनी है इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। स्पीड रेशियो टाइम रेशियो का उल्टा तब होता है जब डिस्टेंसेस बराबर चली गई हों। मैंने आपको एक रिलेशन समझाया था कि एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हो, S1 T1 प्लस S2 T2 बटे T1 प्लस T2। यहां ना डिस्टेंस कांस्टेंट है ना टाइम कांस्टेंट है। T1 टाइम S1 स्पीड से है, T2 टाइम S2 स्पीड से है। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा A1 W1 प्लस A2 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 होता है। तो जहां W1 W2 लिखते थे वहां अब T1 T2 हो गया, और कोई फर्क है? ये आपका S1 S2 हो गया। तो यहां रिवर्स टाइम रेशियो की बात क्यों कर रहे हो आप? स्पीड रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो होता है जब डिस्टेंस बराबर हो। वो केस अलग है, ये वो केस नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना, जब हम यहां पर उल्टा लिखेंगे तो वो भी T1 रेशियो T2 ही होगा, बस वो स्पीड का उल्टा हो जाता है टाइम रेशियो जब डिस्टेंस बराबर हो। मान लिया और एलिगेशन लगाना है तुमको, तो कंफ्यूज नहीं होना इधर उधर। 4 यूनिट कैसा आया भैया? अगर टाइम बराबर आ गया, 1:1 आ गया, टोटल 8 घंटे का समय है, 1:1 मतलब बराबर बराबर टाइम, तो 4 यूनिट टाइम हुआ कि नहीं हुआ? 4 आवर्स हुआ कि नहीं हुआ? यस। ऐसे निकाल लो, आप वैल्यू निकाल लो यहां से। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आता हूं, क्योंकि मुझे आगे का सवाल करने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है, तो मैं कॉन्सेप्ट में चलता हूं। लेट अस स्टार्ट द कॉन्सेप्ट्स। अभी आपको समझना पड़ेगा सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर 15-25 होता तो टाइम रेशियो क्या होगा? आप निकालिए ना टाइम स्पीड। क्या 15-25? 15-25 क्या है? आप निकालिए स्पीड मैम, जो भी रेशियो निकालना है। आप वैल्यू एज्यूम कर रहे हो तो आप रेशियो भी निकालो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। थोड़ा सा इसको अगर समझना है तो हम इसमें थोड़ी फिजिक्स में घुस जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा वाइडर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वरना मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव से तो हम सीधे फॉर्मूला लिख के भी काम चला सकते हैं। बट मेरा काम है कि थोड़ा सा तो मैं ज्ञान तुमको दूंगा, कुछ भी कर लो, चाहे बुरा लगे तुमको चाहे अच्छा। मैथ्स में कभी कभी तो फिजिक्स पढ़ाने का मौका मिलता है, पढ़ाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? बेसिकली फिजिक्स में हम एक रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं, सापेक्ष गति। गति और चाल में फर्क होता है। ठीक है, फर्क क्या होता है? जैसे तुम मान लिया यहां से चले और घूम घाम के कुछ देर में यहीं वापस आ गए, तो क्या होता है? आपका डिस्टेंस होता है जो भी तुम चल के आए हो, आने जाने में कुल दूरी। या इसको और बेटर समझाते हैं, मान लिया तुम घर से गए ऑफिस, ऐसे गए, और ऑफिस से आ गए घर, सेम रूट पे वापस आ गए, और ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, तो आपकी डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस तुम्हारी 20 होगी। लेकिन एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में कितना दूरी है, 0 है। ठीक है, तो यहां पर आपकी स्पीड जो होती है, और मान लेते हैं ऐसा करने में तुम्हें टोटल 2 घंटे लगे, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। देयर इज अ टर्म कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसे ही आपको याद हो 12th में अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, तो एक कहता है ना कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन 0 होता है। और इस पे काफी हम लोग मजाक उड़ाते थे कि मतलब किसी ने सर पे बहुत बड़ी गठरी रख ली और वो गया और वहां से लौट के आ गया, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया, जबकि काम तो किया गया ना। ठीक है, याद है ये बात? वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड होती है। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं फिजिक्स में, यहाँ हम रिलेटिव स्पीड पढ़ते हैं, जो कि
थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी से लिंक्ड है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, बहुत मजेदार चीज है। लेट्स अंडरस्टैंड कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है। अच्छा एक बात आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी बैठ के मुझसे पढ़ रहे हैं, आर यू स्टेशनरी? स्टेशनरी वो नहीं कि किताब कॉपी वाली स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब डू यू हैव जीरो वेलोसिटी? डू यू हैव जीरो वेलोसिटी? बहुत सोच समझ के बोलना। डू यू हैव जीरो स्पीड? आप कहोगे यस, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स एंड रोटेट्स? पता है आपको कि अर्थ रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। अगर कोई अंतरिक्ष से आपको देखे, क्या आप रुके हुए हो? बिल्कुल भी नहीं। काफी ड्रामा चल रहा है। तुम पढ़ रहे हो और वो देखेगा तुम घूम रहे हो, तुम रोटेट भी कर रहे हो ठीक है, तुम स्टेशनरी नहीं हो। लेकिन तुमने क्यों बोला कि तुम स्टेशनरी हो? क्योंकि तुम जिस कमरे में बैठे हो वहां पर जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो भी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं। तो देयर इज ए कैंसिलेशन इफेक्ट हैपनिंग। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारा फोन अभी रखा होगा तुम्हारे बगल में, जहां तुम पढ़ रहे होगे फोन रख के, ऐसे मान लिया, तो तुम जो स्पीड से, भाई अर्थ का जो इफेक्ट है वो जो तुम्हारे ऊपर है वही उसके ऊपर भी है। तो अर्थ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर फोन, एंड अंटिल वी सी द एक्चुअल डिस्टेंस चेंज, बिकॉज अगर डिस्टेंस नहीं बदलेगी बीच की तो स्पीड का एहसास कभी हो ही नहीं सकता है। आप दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है। जैसे मैंने कहा ये फोन है, अब ये फोन जहां रखा है इस पे अर्थ का इंपैक्ट वही है जो मेरे ऊपर है, तो हमारे और फोन के बीच की दूरी बदलेगी नहीं। अगर हमारे और फोन के बीच की दूरी नहीं बदलेगी तो मैं फोन को देखूंगा तो फोन और हमारे बीच की दूरी कांस्टेंट है, दूरी नहीं बदली तो रिलेटिव स्पीड नहीं है। रिलेटिव स्पीड नहीं है बट स्पीड दोनों में है। स्पीड दोनों में है लेकिन रिलेटिव स्पीड नहीं है। अब देखो रिलेटिव स्पीड का खेल कहां होता है। अच्छा अब एक चीज को बहुत गौर से समझना, ये कई बार ऐसा होता है, अब चूंकि हम जहां भी रहते हैं हमारे पास दसों पचासों ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिखते हैं हमें जिसकी दूरी हमारे रेस्पेक्ट में नहीं बदलती है, तो हमें सब कुछ रुका रुका लगता है, बट रुका कुछ भी नहीं है, सब चल रहा है भैया। अर्थ रोटेट रिवॉल्व कर रही है लगातार, बट हम महसूस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो झटका नहीं है, उसका जर्क नहीं है कोई इस तरह का। दूसरा, जितने ऑब्जेक्ट्स हम अर्थ पे देखते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट में अगर खुद की कोई स्पीड नहीं है अर्थ के अलावा, तो हमारे उनके बीच की दूरी बदल नहीं रही है तो वो हमें रुके हुए लगते हैं। जैसे तुम्हारे घर के सामने उसका घर है, उसका घर और तुम्हारे घर के बीच की दूरी बदल ही नहीं रही है, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम दोनों रुके हुए हो, बट ऐसा है नहीं। दोनों कल कहीं किसी और पोजीशन में थे, स्पेस में कहीं और हो आज। ठीक है, अब आते हैं, लेट्स टेक यू टू ए डिफरेंट सिनारियो जहां पर कहानी गड़बड़ा जाती है। मैं आपको बताऊं, कितने लोग कभी फ्लाइट का सफर आपने किया? नहीं किया तो परेशान मत होना, जिस दिन नौकरी लगी कुछ दिनों बाद तुम फ्लाइट से उड़ोगे। ठीक है, नहीं किया है कोई बात नहीं। जब मैं पहली बार फ्लाइट पे बैठने वाला था तो मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे ये पता था कि जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो काफी तेज उड़ती हैं, मतलब दे टच अराउंड 1000 किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर की गति को छू लेती हैं, 1000 किलोमीटर पर आवर तो पहुंच ही जाती हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, डरा हुआ भी था। मेरी ज्वाइनिंग थी इन्फोसिस की मैसूर में और मेरी ट्रेन छूट गई थी, तो इसी बहाने मुझे फ्लाइट में जाना था। तो मैं बहुत खुश था कि भैया जब कार स्कूटर पे बैठते हैं, उसके पहले तक कार पे भी नहीं बैठे थे कभी ज्यादा, स्कूटर पे ही बैठे थे या स्प्लेंडर चलती थी उसमें बैठे, तो 60 70 80 की स्पीड ना हवा कान में साए साए करने लगती थी। मुझे लगा 1000 पे चलेंगे तो अलग ही मजा आएगा। ठीक, फ्लाइट उड़ना शुरू हुई, बाहर हम देख रहे थे, हमको लगे ही ना कि फ्लाइट चल रही है। इट लुक्स लाइक इट इज स्टेशनरी, इट्स नॉट मूविंग। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? पता ही नहीं चला और पता लगा पहुंच गया बैंगलोर 2.5 घंटे में। तो सांस ही ना होगी, चली भी नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि चल रही है, हवा में बस देखो बस लगे खड़ी है खड़ी है खड़ी है, हम पहुंच गए। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज स्पीड कैन ओनली बी फेल्ट when you have some object to compare। जब तुम आसमान में हो, आसमान में you have a vast unlimited sky and you have no object of comparison। और हमें जो स्पीड का सेंस है वो तो पृथ्वी पे है। पृथ्वी पे जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी चेंज हो जाती है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है।
जब तुम ऊपर हो 13,000 की फीट पे तो तुम्हें वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्काई दिख रहा है, और अगर आप वहां से नीचे देख भी रहे हो, तुम्हें अर्थ दिख भी रही है, तो इतना वास्ट एक्सपेंस दिख रहा है कि आपको वहां 1 किलोमीटर नहीं दिख रहा है, वहां आप एक साथ दिख रहे हो तो आपको पता लगा 500 किलोमीटर दिख रहा है। तो कैसे पता चलेगा तुमको कि तुम्हारी तुम्हारी 1 घंटे में मान लिया तुम्हें 1,000 किलोमीटर तुम गए भी, you will not feel it. You will not feel it because there is no object of comparison there. Let me take you रेलवे स्टेशन वाला एग्जांपल। आपने रेलवे स्टेशन पे अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि जैसे एक गाड़ी खड़ी है, एक दूसरी गाड़ी खड़ी है, तुम्हारे मम्मी पापा नीचे उतर गए, तुम गाड़ी में बैठे तो बोले बैठो हम लेके आ रहे हैं पानी तुम्हारे लिए, मम्मी पापा नीचे उतर गए, और तुम्हें लगा तुम्हारी गाड़ी चल गई, मम्मी पापा तो आए नहीं, तुम घबरा गए। फिर तुमने इधर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और देखा तुम्हारी गाड़ी खड़ी है, थोड़ी देर में रियलाइज हुआ, ठीक है, एक्चुअली तुम इस गाड़ी को देख रहे थे, चली ये गाड़ी थी इधर। अब समझना मामला खेल क्या हुआ, इल्यूजन देखना क्या है। खेल यह है कि जब ये गाड़ी चली तो एक चीज तो तय है कि तुम दोनों के बीच की दूरी बदली, ये तय है। सो आपस में एक रिलेटिव मोशन आया, जब दोनों खड़ी थी, दोनों के ऊपर सिर्फ अर्थ का इंपैक्ट था, तो दूरी बदल नहीं रही थी, दोनों स्टेशनरी लग रहे थे। लेकिन जब तुम इसको देख रहे थे, चला तो ये, जब ये चला तो दूरी बदली। अब दूरी बदली और जब आप इसको देख रहे थे तो आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं था कि चल कौन रहा है, ये पता नहीं था आपको। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेन को देख रहे होते हैं तो अक्सर सारी चीजें छुपी होती हैं। भाई गाड़ी ऊंची सी होती है, उसके पीछे का प्लेटफॉर्म भी दिखता नहीं है, और दो ट्रैक के बीच में गैप भी थोड़ा कम ही रहता है। आप नीचे देख नहीं रहे थे, आप तो उस ट्रेन की खिड़की में बैठे किसी और को झांक रहे थे, तो पूरा खोए हुए थे। दूरी बीच की बदली, देन यू नेचुरली एज्यूम्ड कि सामने वाला ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं कर रहा है, मैं तो उसको देख रहा था, ट्रेन खड़ी हुई है, लेकिन दूरी तो बीच की बदली ही है, तो एहसास ये हुआ कि तुम चल रहे हो। और आपको बताइए ये इतना बड़ा इल्यूजन है ना कि अगर बहुत वास्ट स्पेस में इस तरह की चीजें की जाएं, यही काम, लेकिन तुम्हें पता कैसे चल जाता है? पता तुम्हें ऐसे चलता है दो कारणों से। या बीच में एक खंबा गड़ा रहता है, जैसे पानी बहता रहता है हमेशा, तुम उस खंबे को देखो, अब वो खंबा और तुम्हारे बीच की दूरी नहीं बदलेगी, तो तुम्हें लगेगा ए हम तो खड़े हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि खंबा तो जमीन में गड़ा हुआ है। खंबा जमीन में जड़ा, तुम्हारे और खंबे के बीच की दूरी नहीं बदली, मतलब तुम नहीं चल रहे हो। अब तुम दोबारा इस ट्रेन को देखोगे तो यही ट्रेन चलती हुई दिखेगी। या तुम अपोजिट साइड जब प्लेटफॉर्म पे देखते हो ना, तो वहां बहुत सारी दुकानें हैं, स्टेशनरी, समोसा, वो दुकानें स्टेशन पे फिक्स है, तुमको पता है। अब जब तुम्हारी और उसके बीच की दूरी नहीं बदलेगी, तुरंत तुम्हें होश आएगा कि अच्छा मैं नहीं चल रहा हूं। होता है कि नहीं होता है? लेकिन यही खेला तुम्हारे साथ अभी कर दिया जाए स्पेस में, जहां से तुम्हें कुछ ना दिख रहा हो, और तुम्हें एक ऐसी व्हीकल में बैठा दिया जाए जिसका कोई जर्क ना हो, जिसमें कोई आवाज ना हो, और बगल में भी एक ट्रेन चल रही हो। इमेजिन ऐसा करो, तुम्हें कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई आइडिया नहीं, आप जान ही नहीं पाओगे कि आप चल रहे हो कि वो चल रहा है। यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट। यहां तुम्हें पता कैसे चल रहा है? क्योंकि तुम्हें कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल गए कंपैरिजन के लिए, तुम्हें धरती पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले जो दिखे कि अच्छा अच्छा मेरी दूरी इसके बीच में बदल नहीं रही है, मुझे पता है कि खंबा तो जमीन में गड़ा होता है, दुकानें तो स्टेशन पे होती हैं, देन यू कैन रियलाइज कि नो आई एम नॉट मूविंग। बट इफ दिस हैपेंस इन स्पेस, दैट देयर आर टू पैरेलल या टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग, जो मूव कर रहा है दूसरे वाले को लगेगा कि वो मूव कर रहा है, वो पता भी नहीं कर सकता कि वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज कंपैरिजन के लिए कुछ होगा ही नहीं वहां पर, ओनली वास्ट स्काई। फंस जाओगे तो, ठीक है। तो ये मोशन का एहसास होना, लोगों को लगता है कि हम इंसान है तो हम बहुत बड़े खेल, बहुत बड़े तुर्रम खान है, कुछ नहीं हो तुम। प्रकृति की चीजें इतनी जबरदस्त है ना कि तुम्हें मोशन का एहसास भी हो पा रहा है, ये उसको थैंकफुल रहो तुम, ठीक है, वरना वो भी एहसास तुम खुद से नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? यस, ऑलराइट। सो एनीवे, अब मैं आता हूं, यहां मैंने एक चीज तुम्हें समझाने की कोशिश करी है, वो ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो तुम्हें ये महसूस होगा कि तुम इधर जा रहे हो, क्योंकि नेचुरली अगर आपस की पोजीशन देखें तो आपस में ये लेफ्ट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में राइट है। तो अगर मैं कहूं ये नहीं चल रहा है, मान लिया मैं एज्यूम कर लूं कि ये नहीं चल रहा है, तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा हुआ एहसास होगा। ये चीज आपको ख्याल रखनी है, ठीक। लेकिन जब वो आगे निकल जाएगा तो पता लग जाएगा। कैसे पता चल जाएगा नेहा जी वो आगे निकल गया? तो आगे कौन निकल गया? स्पेस में। स्पेस में आगे पीछे कैसे पता करोगे? भैया वो आगे की तरफ जाएगा तो तुम्हें लगेगा, हो सकता है तुम भी पीछे की तरफ जा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तुम तो चल ही नहीं रहे हो, तुम किसी स्पेसशिप में बैठे हो, तुम किसी मान लिया स्पेस में ट्रेन पे बैठे हो, तो यू विल जस्ट फील द अपोजिट मोशन, दैट्स इट। एनीवे, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, अब समझना इसमें एक छोटा सा जो लॉजिक है जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हो, कि मान लिया दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट अस से एक ऑब्जेक्ट हमारा, ऐसे बना लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट में हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है ये मान लेते हैं इधर है, इधर जा रहा है ना, दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इधर आ रहा है।
वो भी इधर जा रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट क्या है आपके, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक एक्स की गति से एक वाई की गति से। अब देखो ध्यान से क्या होगा, 1 घंटे में एक्स की दूरी जाएगा, 1 घंटे में ये वाई की दूरी जाएगा, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को बहुत गौर से देखूं और मान लेते हैं कि शुरू में इनके बीच की दूरी डी है, शुरू में मान लेते हैं दूरी इनके बीच की डी है और एक्स मान लेते हैं वाई से बड़ा है। 1 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी, डी प्लस एक्स माइनस वाई, होगा या नहीं होगा। ये डी दूरी थी इनके बीच में, क्या ये होगा या कुछ ऐसा होगा, ये वाई गया, ये एक्स किलोमीटर गया, तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो होगी डी प्लस वाई माइनस एक्स, यही होगी ना। तो इफेक्टिवली क्या आप ये महसूस कर पा रहे हो कि जो बीच की दूरी है 1 घंटे में, वो कितने से चेंज हुई, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट विद सम एग्जांपल बाय गिविंग यू नंबर्स, वो आसान होगा आपके लिए। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है इनिशियली, इसकी स्पीड मान लेते हैं कि है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और इसकी स्पीड मान लो कि 30 किलोमीटर पर आवर है, मान लो वाई एक्स से बड़ा है, मान लेते हैं वाई हमारा एक्स से बड़ा है। होगा क्या कि ये 1 घंटे में 30 आगे जाएगा, पर ये भी तो 20 पीछे से आएगा, तो 1 घंटे में जो स्पीड या इनके बीच की दूरी बढ़ेगी वो 10 किलोमीटर से बढ़ेगी। इसका मतलब है अगर मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड की इन दोनों के बीच में, तो वो 10 किलोमीटर पर आ रहे हैं। अब यहां हुआ क्या है, 10 कैसे आया है, जब दोनों समान दिशा में हैं, तो मैं जब इसको देखता हूं, मैं एक्स से वाई को देख रहा हूं, तो एक्स की स्पीड का उल्टा इसको मिल जाता है। मैं वाई से एक्स को देख रहा हूं, तो एक्स की स्पीड का उल्टा इसको मिल जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। उल्टा इंपैक्ट समझ में आया क्यों, यहां समझाया आपको मैंने, क्योंकि रेफरेंस जहां से आप देख रहे हो उसको दूसरी की स्पीड का उल्टा मिल जाता है। जैसे अगर मैं इसको रुका हुआ मानूंगा तो ये चलता हुआ होगा, इसलिए जब मैं यहां से देखूं और मैं कहूं ये रुका हुआ मान लूं, तो ये इसकी स्पीड का उल्टा मुझे इसको देना पड़ेगा। जब आपको, अब आगे आ गई बात, ये समझे या नहीं समझे, मैंने समझाने की कोशिश करी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवालों में, क्योंकि आपको यह समझना है कि अगर डायरेक्शन सेम है तो सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगी, सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, यहां पर आप लिखना डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, स्पीड्स का अंतर। और अगर यही चीज मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, वो होती है सम ऑफ स्पीड। और इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कैसे आपने महसूस किया होगा। आपने देखा है कभी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही हो, देखा है, और दोनों ट्रेनें पैरेलल सेम ट्रैक पे चल रही हो, मतलब पैरेलल ट्रैक पे चल रही हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो आपको लगता नहीं कि क्रॉसिंग बड़ी स्लो हो रही है, बगल बगल में चल रही है, उसकी स्पीड मान लिया 80 की है, एक की स्पीड 60 की है, तो उनकी क्रॉसिंग एक्चुअली 20 की स्पीड से हो रही है, तो इट लुक्स लाइक वेरी स्लो क्रॉसिंग। और अगर आपने कभी देखा दो ट्रेन पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो सटाक से क्रॉस होती है, बिकॉज उनका स्पीड जुड़ जाता है। तो व्हाट यू फील इज ए क्रॉसिंग स्पीड इज डबल, डबल मींस जुड़ जाती है, 80 60 जुड़ के 140 हो गया। तो व्हेनेवर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो अंतर होगी, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, स्पीड्स का सम होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, बस आपके काम की चीज यही है, ठीक है कि नहीं है, यस। आगे बढ़ो, चलिए आगे हम आते हैं और अगला सवाल जो हमारा छूटा था उसको करते हैं। अब आगे तो पूरा फिजिक्स का कहानी है और लंबा इसको डिस्कस करना हो तो रिलेटिव वेलोसिटी एंड ऑल, उसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं, बट इतना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे कि थोड़ा तुमको मजा आए, चीजों को इतना बोरिंग तरीके से क्यों पढ़ते हैं हमेशा। अमित और पीयूष स्टार्ट करते हैं दौड़ना एक दूसरे की तरफ सेम समय पर, डिस्टेंस उनके बीच की 205 है, 5 घंटे में वो मिल जाते हैं। आपको बताना है कि स्पीड पीयूष का क्या होगा अगर अमित की स्पीड मुझे दी है। एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक दूसरे की तरफ दौड़ना। तो देखो यहां पर मैंने कहा अमित है मेरे पास और पीयूष है, ये और आपका यहां पर हो गया ये, क्या एक दूसरे की तरफ हैं ये लोग, यस, कुछ ऐसा है, यस। क्या इनके बीच की दूरी क्वेश्चन में दी गई है 205 किलोमीटर, टाइम 5 घंटे दिया है, तो आप कहोगे जो रिलेटिव स्पीड है यहां पर, क्योंकि 5 घंटे में मिल गए, मिलेंगे कैसे, जब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों चल के आए, यानी इन्होंने 205 किलोमीटर की दूरी मिला के कवर कर ली, तो रिलेटिव स्पीड में जो टोटल डिस्टेंस चली गई है वो 205 की चली गई है, और समय लगा मुझे 5 घंटे, तो ये हो गया 41 किलोमीटर पर आवर, 41 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड है। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि एक स्पीड होगी अमित की और एक स्पीड होगी पीयूष की, और चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये स्पीड्स का सम रिलेटिव स्पीड यहां बनने वाली है, जो कि 41 किलोमीटर पर आवर।
मुझे अमित की स्पीड 21.25 दी है, मुझे पीयूष की स्पीड निकालनी है जो कि 41 है। तो पीयूष की स्पीड बनेगी 41 माइनस 21.25 जो कि है मेरा 19.75, और 19.75 क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। 32वां सवाल देखिए, ए और बी 42 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, और जब वो ट्रेवल कर रहे थे एक दूसरे की तरफ, वो 3 घंटे में मिलते हैं, लेकिन जब वो ट्रेवल कर रहे थे सेम डायरेक्शन में, वो 3.5 घंटे में मिलते हैं। द स्लोअर ऑफ द टू ट्रेवल्स रन एट ए स्पीड ऑफ। अब इस सवाल को थोड़ा रुक के समझ। 42 किलोमीटर की दूरी उनके बीच की है। जब वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं 3 घंटे में मिलेंगे, जब वो एक दूसरे से दूर मतलब सेम डायरेक्शन में चलते हैं 3.5 घंटे लगते हैं। मेरे को एक बात बताओ, दोनों मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, जब दोनों ट्रेवल कर रहे होंगे तो हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वो है रिलेटिव। आप मुझे बताओ यहां कौन सा वेरिएबल रिलेटिवली कांस्टेंट है? ये मत बोलना डिस्टेंस कांस्टेंट है, घर से ऑफिस की कहानी नहीं है ये। दो लोग हैं, दो लोगों के रेस्पेक्ट में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? अगर मैं इन दोनों लोगों पे फोकस कर रहा हूं तो, एक साथ दोनों लोगों को देख रहा हूं तो, दो केसेस हैं, एक बार एक साथ, एक अपोजिट डायरेक्शन, एक बार सेम डायरेक्शन। टाइम बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग टाइम साफ साफ मुझे दिख रहा है, 3 और 3.5। टाइम कहां से कांस्टेंट हो गया? टाइम कैसे कांस्टेंट हो गया? 3 3.5 अलग दिख रहा है, डिफरेंट है, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट मतलब द सेम। लकी जी ने सही बोला, प्रगति जी ने सही बोला, डिस्टेंस कांस्टेंट है। दोनों के बीच की दूरी शुरुआत में 42 किलोमीटर थी, दोनों केस में 42 ही है, बस अंतर क्या है, एक बार सेम डायरेक्शन है, एक बार अपोजिट डायरेक्शन है। तो हम यहां पर शब्द ये लिखेंगे कि भैया इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी कांस्टेंट है। अगर रिलेटिव डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरे को एक सवाल बताओ, स्पीड रेशियो क्या होता है? रिवर्स टाइम रेशियो होता है। यहां स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड। दो केस हैं, एक केस में हम सेम डायरेक्शन में हैं और हम स्पीड को मान लेते हैं ए और बी, ए माइनस बी बनेगा, मतलब ए प्लस बी बनेगा। दूसरे केस में ए माइनस बी बनेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन जुड़ जाएगा। ये क्या लिखा है मैंने? ये स्पीड रेशियो है, ध्यान रखना। मैंने स्पीड को ए और बी मान लिया है, ए की स्पीड को ए मान लिया है, बी की स्पीड को मैंने बी मान लिया है। यहां क्या लिखूं मैं? रिवर्स टाइम रेशियो पर बहुत दिमाग मत लगाना। ए प्लस बी ए माइनस बी से ज्यादा होगा, टाइम रेशियो यहां लिखना है, ज्यादा वाला टाइम यहां लिखो 3.5, कम वाला टाइम यहां लिख दो, क्योंकि ए माइनस बी कम ही होगा, ए प्लस बी ज्यादा ही होगा, टाइम का रेशियो लिखना है। जब ये आपने लिख दिया तो आगे का काम क्या है? इसी वैल्यू को मैं 7/6 भी बोल सकता हूं। अब यहां पर लगाते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ते हैं, ए प्लस बी में फिर ए माइनस बी घटाएंगे, ऐसा तो वैल्यू बनेगी 2a/2b। यहां भी ये करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को घटाएंगे, तो ये a/b हमारा आ जाता है 13/1। तो दोनों की स्पीड्स का रेशियो कैलकुलेट होके आ गया। ठीक, ये मैंने इस सवाल में करने की जरूरत नहीं थी मुझे, बट मैं ये एज ए कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं कि जब भी रिलेटिव डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो a प्लस बी बटा ए माइनस बी, ऐसे आप टाइम रेशियो लिखना, और जब उस पर एक बार आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे तो a/b बन जाता है। तो अब अगर इसको दोबारा लिखना हो तो कैसे लिखोगे? आप कहोगे 7/6, फिर सीधे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, a/b बनेगा। इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने से a/b बनेगा, यहां ये 7 6 13 बन जाएगा और 13/1 बन जाएगा। ओके, हरिओम जी पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स वाचिंग लाइव। इससे क्या होगा हरिओम? इसे कहते हैं दिमाग का अननेसेसरी समय, मन नहीं लगता है तो वो तरह तरह के सवाल पैदा करता है। ये दिमाग का नेचर है, आपको बस उस पर ध्यान नहीं देना है बेटा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा ही दिमाग ऐसे चलता है, मेरा भी चलता है। मैं भी स्पेस में हूं, वहां से नीचे नहीं उतरा हूं, वो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते अभी स्पेस में ही हूं मैं। मेरा दिमाग चल रहा है कि कभी ऐसा होगा क्या कि स्पेस में इस तरह का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बट मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूं, इग्नोर करना है। देखो इंसान के दिमाग में जो चलता है ना, वो अगर कोई यंत्र ऐसा बन जाए कि लोग देखने लगे उसके बारे में, सारे रिश्ते नाते टूट जाए, लोगों का भरोसा उठ जाए लोगों के ऊपर कि यार तुम ऐसा सोचते हो। तो जो दिमाग में चलता है वो चीज किसी को बताई थोड़ी जा सकती है, या उसके हिसाब से भी नहीं चलना होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सच बात है, कोई कितना भी बोले मैं बहुत अच्छा हूं, उसके दिमाग में जो चीजें आती हैं ना, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है जिसपे काबू नहीं होता है आपका, एक समय के बाद बेकाबू हो जाता है वो, तो वो तरह तरह की चीजें सोचता है। यू कैन नॉट इमेजिन, कोई कितना भी सात्विक आदमी हो और बोले कि मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचता हूं, पॉजिटिव थिंकर हूं, बेवकूफ बना रहा है वो।
उसके दिमाग में बहुत खुफिया ख्याल आते होंगे जैसे सबके अंदर आते हैं, कई बार अजीब अजीब से ख्याल आते होंगे, गलत विचार भी आते होंगे, हर चीज का, क्योंकि मंकी ब्रेन है, ब्रेन इज मंकी, बट आपको ध्यान नहीं देना उस पर। तो आपके मन में एक ख्याल आया कि कितने लोग लाइव देख रहे हैं, अब इसको इग्नोर कर देना है बस, ठीक है, पूछना नहीं है ठीक है, ना 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 ना, वरना माया जाल में फंस जाओगे तुम। हाँ जी, ऑलराइट, तो मैं तो अभी स्पेस में हूँ यार, देखो कब वापस आता हूँ। चलो पढ़ो। खैर इस सवाल को ऐसे नहीं करना है, बट आई रोट इट बिकॉज कई बार पूछ सकता है आपसे कि बताओ ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है, तो ये तरीका बेस्ट है, निकाल दो। इस सवाल को कैसे करना है, देखो, आप कहोगे कि जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ए प्लस बी, सम ऑफ स्पीड, और ये कितना बनेगा, 42 किलोमीटर 3 घंटे, ए प्लस बी बनेगा 14। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ए माइनस बी बनेगा, और ये वैल्यू है 42/3.5, ये है 12। ए प्लस बी पता है, ए माइनस बी पता है। स्लो की स्पीड बतानी है मुझे, जो स्लो है उसकी स्पीड क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है आपको। बी स्लो है कैसे पता, क्योंकि ए में से बी घटा है तब भी पॉजिटिव है, तो बी छोटा है, ओके, तो इसको घटा दो, तो यहां से बनेगा 2b इज इक्वल टू 2, यहां से बी की वैल्यू कितनी आई, 1 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, व्हाई आंसर इज नॉट मैचिंग, गलत है उत्तर, एक ही करेक्ट है ना, आंसर गलत है इसका, इसका आंसर एक आएगा, इसको रिपोर्ट करता हूं, ठीक है, एक आएगा उत्तर, इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। जी, फास्टर की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आपकी नेचुरली 13 आ जाएगी, वो दोनों ऑप्शन में नहीं दी हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट है, अच्छा जी आप ही सोचो, ए और बी के बीच की दूरी अगर 42 किलोमीटर है, दोनों केसेस में 42 ही है ना, कि अलग अलग है, दोनों में 42 ही है, बस अंतर है उनके चलने का तरीका, एक बार सेम डायरेक्शन एक बार अपोजिट डायरेक्शन है, देयरफॉर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ईस्ट वेस्ट रोड, ए और बी दो बिंदु हैं, जो कह रहा है कि बी जो है 350 किलोमीटर वेस्ट है ए के, एक कार शुरू करेगी ए से, दूसरी शुरू करेगी बी से, सेम समय पर, और एक दूसरे की तरफ चलेंगे, फिर वो मिलेंगे 1 घंटे के बाद, अगर दोनों ईस्ट की तरफ मूव करें तो वो 7 घंटे में मिलेंगे, डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर, कितना है, तो सीधा सवाल है यार। देखो यहां पर क्या कह रहा है आपसे कि एक ए है एक बी है, बी वेस्ट में है इस दिशा में, तो यहां इनके बीच की दूरी अगर मैं लिखूंगा तो ये 350 आएगी, ओके, यहां बी बोलो, यहां ए बोलो, दोनों को ईस्ट डायरेक्शन में चला दो, ये कह रहा है, तो कह रहा है वो 7 घंटे में मिलेंगे, अंतर बता दो, बी माइनस ए की जो वैल्यू होगी ना, डिफरेंस, वो 350/7 हुआ, कितना हुआ, 50, आ गया आंसर सीधा, और कुछ करना ही नहीं तुम्हें, 1 घंटे वाले डेटा की कोई जरूरत ही नहीं है, ये बेस्ट ही तो है बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो रीजनिंग की चीज है यार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही होता है ना, ए के वेस्ट में भी है, वही तो बनाया मैंने, दोनों ईस्ट डायरेक्शन में चलें तो दोनों ऐसे चलेंगे, 350 की दूरी 7 घंटे में कवर होगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो 50 उनका अंतर हुआ, सम यहाँ पूछा नहीं है, सम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, एक दूसरे की तरफ चलते हैं उनको 1 घंटा लगता है, तो वो बनेगा 350/8 यानी 350, अगर मुझे बी और ए अलग अलग निकालना हो तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कि बी की वैल्यू यहाँ से 200 आ जाएगी और ए की वैल्यू 150 आ जाएगी, लेकिन ये निकालना नहीं है आपको सीधे बी माइनस से निकालना था, वो रिलेटिव स्पीड से 7 घंटे में 50 आ गई पहले ही। 34वां प्रश्न देखें, राम और राजू स्टार्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ चलना सुबह 11 बजे, भिवानी और हिसार से एक दूसरे की तरफ 11 बजे चलेंगे, राम और राजू की स्पीड्स दी हैं 50 और 70, वो तोशन में मिलते हैं एक समय, लंच करते हैं एक साथ, 12:39 पर वो फिर से चलना शुरू कर देंगे अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ, राम हिसार पहुंचेगा 2:10 पर, हाउ मच टाइम दे स्पेंट टुगेदर टू डू द लंच, लंच कितनी देर तक इन्होंने किया है, गुड क्वेश्चन, क्या डेटा दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। 12:39 पर उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया, क्या इनके बीच की दूरी दी है, नहीं, नॉट प्रोवाइडेड, बट इनकी स्पीड्स मुझे दी हुई हैं, ठीक है, द स्पीड इज गिवन। चलो सवाल में थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा सवाल है, मतलब इट्स थोड़ा सा सवाल आपको सोचना पड़ेगा, बगैर सोचे सवाल नहीं होने वाला आपका।
थोड़ा पहले दिमाग लगाओ कि क्या हो रहा है। एक दूसरे की तरफ 11 बजे इन्होंने चलना शुरू किया भिवानी हिसार से, तो बीच में एक पॉइंट है, यहां पर ये मिले। अब बीच की दूरी दी होती तो हम मिलने का टाइम निकाल पाते, वो नहीं दिया हुआ है मुझे, बीच की दूरी मुझे प्रोवाइडेड ही नहीं है। हाँ जी, तो बीच की दूरी अगर प्रोवाइडेड नहीं है, नॉट गिवन, तो कैसे इस सवाल को आप करोगे? बाद का निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बाद का? हम ये निकाल सकते हैं कि दूरी कितनी है अगर हम थोड़ा राम पे ध्यान लगाएं तो। सही बात है कि नहीं? यस। राम कितना देर चला है इस पे दिमाग थोड़ा लगाया जा सकता है। 12:39 से 2:10, ठीक है। तो देखो 12:39 से 2:10, बताओ राम कितनी देर चला है, क्योंकि राम के बारे में राम 2:10 पे पहुंच गया, तो ये पीएम है आपका। यहां बनेगा 21 मिनट, 10:31 और 1। क्या ये 1 घंटे 31 मिनट है, जिसको हम 91 मिनट्स बोल सकते हैं? यस। तो हमें समझना क्या है यहां पर कि हमें ये पता है कि मिलने के बाद, बहुत गौर से देखिएगा, यहां पर कुछ बात आपकी बन जाएगी। हाँ जी, यहां पर कुछ बात आपकी बन जाएगी। मिलने के बाद राम 91 मिनट तक चलता है। ये बात समझ में आई सभी को? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यही दूरी क्या राजू शुरू में चल के आया था? यस, राजू यही दूरी तो चल के आया था, कोई और दूरी चल के आया था? यही दूरी चल के आया था। राजू की स्पीड 70 की है, तो उसकी स्पीड अगर 7/5 गुना है, तो राजू को टाइम कितना लगा होगा? 5/7 गुना लगा होगा, 65 मिनट लगा होगा। तो अब मैं समझाता हूं। राजू यहां से चला, राजू 12:15 पे यहां पहुंचेगा, या 12:05 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि राजू को 65 मिनट लगते हैं इसी दूरी को चलने में। क्योंकि राम यहां से यहां 91 मिनट्स में गया है, तो यही दूरी शुरू में राजू चल के आया होगा, उसको 65 मिनट लगे, तो 12:05 पे इनकी मुलाकात हुई, और फिर 12:39 पे इन्होंने विदा ले लिया एक दूसरे से। इसका अंतर कितना बन रहा है बेटा? 34 मिनट। यही मेरा आंसर है। अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस सोचना है कि वो जो दूरी कांस्टेंट है, बेसिकली अगर आपको समझना हो तो मैं ऐसे समझाऊंगा। मीटिंग पॉइंट के बाद की ये दूरी राम ने कितनी देर में चली? राम ने कितना टाइम लिया? 91 मिनट्स लिया। मैं कह रहा हूं यही दूरी तो शुरू में राजू चल के आया था। यस। अच्छा, राम और राजू की स्पीड का रेशियो आपको पता है? 5:7। टाइम रेशियो क्या होगा? 7:5। ये 7 यूनिट ही 91 मिनट दिया है, तो ये 5 यूनिट क्या हो गया? 65 मिनट हो गया। इसका मतलब हुआ राजू यहां से इस पॉइंट तक आने में 65 मिनट लगाता है। तो मुलाकात का मतलब क्या है? ये यहां से चला, 65 मिनट में यहां पहुंचा था, उसी टाइम पे नेचुरली राम भी पहुंचा होगा। हाँ, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा कर लो। क्या उल्टा लिख दिया? राम राजू, राम की स्पीड 50 है, सही तो लिखा है यार। जिसको समझ में नहीं आया, 2 बार समझाया मैंने, घर जाके इसको दोबारा इस सवाल को देखिएगा, तब समझ में आएगा। 2 बार समझा दिया। अब आपका काम है इसको घर जाके एक बार अच्छे से देखना। 12:05 टाइम ऐसे आया कि 11 बजे चला, राजू को ये दूरी चलने में 65 मिनट लगता है, ये मीटिंग पॉइंट है, तो 11 बजे के बाद 65 मिनट अगर जोड़ोगे तो 12:05 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35। एक चोर एक कार चुरा लेगा 10:20 पर रात को, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके भाग जाएगा। ये चोरी 11:50 पे स्पॉट हुई। पता चला वो घर से बाहर निकला रात को, देखा एक गाड़ी गायब है, कार गायब है। तो ओनर जो है भगा 63 किलोमीटर पर आवर की गति से उसको पकड़ने। कह रहा कितनी बजे वो चोर को पकड़ लेगा? ठीक। अब देखो यहाँ इस सवाल में कुछ एजम्पशंस हैं, और वो एजम्पशंस ये है कि ओनर पकड़ने चोर की दिशा में ही भगा होगा। अब ये कैसे पता होगा चोर ओनर को कि चोर किधर भागा है? तो मान लो कि उसको पकड़ने ही गया होगा, जिससे भी पूछा होगा उसने कहा होगा उधर इसी हाईवे पे सीधा गया है, तो वो भी सीधा उसी की दिशा में भाग रहा है। ठीक। तो काफी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। वरना ऐसा होता है क्या कि चोर जो एक फिक्स दिशा में जाएगा जहां ओनर को पता होगा कि वो किधर गया? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो अब 10:20 से लेके 11:50 तक कितना टाइम बीत चुका है? आप कहोगे 1.5 घंटे बीत चुके हैं। यस। तो ओनर जब यहां चलना शुरू होगा 63 की स्पीड से, उस समय पे थीफ 1.5 घंटे गाड़ी को 36 की स्पीड से चला चुका होगा। 36 × 1.5 क्या होता है? 54 किलोमीटर होता है।
तो 54 किलोमीटर आगे है वो। अब ये चोर 36 की स्पीड से जा रहा है, पीछे से ओनर 63 की स्पीड से आ रहा है, तो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, डिफरेंस होता है, सेम डायरेक्शन है, तो 63 माइनस 36 बनेगा, कितना आया आपका 27 आ गया, तो अंतर हो गया 27 की स्पीड हो गई, हुई कि नहीं हुई? यस। अब ये 27 की स्पीड से इसको 54 किलोमीटर भागना है इस चोर को पकड़ने के लिए, रिलेटिव स्पीड, तो 2 घंटे इसको लग जाएंगे। 2 घंटे किस टाइम के बाद लग जाएंगे? जिस टाइम पे ये ओनर चला है 11:50 PM पर, तो 11:50 PM के बाद 2 घंटे लग जाएंगे, तो नेचुरली 1:50 पर सुबह सुबह चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, कैच द थीफ। ठीक है, क्या आपको सभी को ये बात समझ में आ रही है? कहिए हाँ, मेक सेंस और नॉट? क्लियर है? यस। हाँ जी, हाँ बेटा। ओनर को 1.5 घंटे बाद किसने बताया? खुद ही देखा होगा ना, बाहर निकला होगा बालकनी में, तो देखा कार गायब है, फिर उसको पता है उसको किधर जाना है, बिल्कुल सीधी दिशा में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जिधर वो गया है, और वो भी बिल्कुल सीधा गया है, कहीं मुड़ा उड़ा नहीं है, क्योंकि मुड़ जाएगा तो रिलेटिव स्पीड का खेल गड़बड़ हो जाएगा। सीधा हाईवे था उसके घर के सामने से, बिल्कुल सीधा, और बिल्कुल सीधा हो गया। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। एक चोर को एक पुलिसमैन नोटिस करता है 300 मीटर दूर। चोर भागना शुरू करता है और पुलिसमैन उसको खदेड़ना शुरू करता है। चोर और पुलिसमैन की स्पीड दी है 21 और 22, उनके बीच की दूरी 9 मिनट के बाद क्या होगी, ये निकाला है। हेलो सोनाली, मैं प्लस क्लास में हूँ अभी, तो आपको मैं लगाता हूँ क्लास के बाद, ठीक है जी। 300 मीटर की दूरी है, 9 मिनट के बाद निकालना है, तो आप पहले रिलेटिव स्पीड लिख लो। ठीक, रिलेटिव स्पीड आएगी 1 किलोमीटर पर आवर, आई। 9 मिनट में चली गई दूरी निकालनी है, क्योंकि बीच की दूरी रह क्या जाएगी, तो पहले हम निकालते हैं ये 9 मिनट में कितनी दूरी चलेंगे, रिलेटिवली कितनी दूरी आपस में चलेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 मिनट विल बी 1 किलोमीटर पर आवर, 1 × 9/60 बनेगा कि नहीं बनेगा? 9 मिनट का मतलब 9/60 घंटे। और ऐसा करते हैं इसको हम कि चूंकि मुझे दूरी मीटर में निकालनी है, मैं 1 किलोमीटर को पहले तो 1000 मीटर लिखूं, ठीक है, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो पहले इसको, तो ये बनेगा 5/18 मीटर पर सेकंड, फिर 9 × 60 सेकंड लिख लेते हैं, तो मीटर में वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो ये 9 दूनी 18 हो गया, 2 से 30 बना, 150 मीटर हो गया, ये चलेगा। 300 की दूरी थी, इस रिलेटिव स्पीड से 150 मीटर की दूरी कवर हो गई, तो बचा कितना 150 की दूरी, ये 150 300 में 150 घटा के आएगा। ये वही वाला सवाल है कि अगर आप 150 देख के भी 150 मार दोगे तो तुक्के से उत्तर सही हो जाएगा, बट ये 150 300 में 150 घटा के आया। ठीक है, ये सर नो? हाँ जी, ऐसे सवाल है एग्जाम में तो कितना बढ़िया है, सिली मिस्टेक ही नहीं होगा। ठीक है, 300 में 150 घटा के 150 लगाना है, बट 150 150 लगा दोगे तो भी सही है। ऐसे ही सवाल बनाने चाहिए कि धोखा हो ही ना कभी। हाँ जी, यही लगा दें 150 तो भी सही हो जाए, पर ऐसे सच में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। एक चोर को एक पुलिसमैन नोटिस करता है 400 मीटर दूर। पुलिसमैन उसको खदेड़ना शुरू करेगा, चोर भागना शुरू करेगा, ये मानते हुए कि चोर की स्पीड इतनी है, पुलिसमैन की स्पीड इतनी है। कितना दूर चोर भागेगा, कितना दूर भागेगा जब उसको पुलिसमैन पकड़ लेगा? तो जरा पकड़ाते हैं भाई, चोर पुलिस करते हैं यहाँ पर। इनके बीच की दूरी कितनी दी है? 400 मीटर। इस सवाल को रिलेटिव स्पीड से नहीं लगाएंगे, कुछ और तरीका बताता हूँ। अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक करो ना कि सारे कॉन्सेप्ट लगा भी पा रहे हो कि नहीं। ठीक, 400 मीटर की दूरी है, यह 28.275 और यह है आपका 13.775। जरा चोर और पुलिस की स्पीड का रेशियो बताओ क्या है? 13.775, 28.275। स्पीड रेशियो पूछ रहा हूं, पहले स्पीड रेशियो चाहिए मुझे, डिवाइड करो इसको, काटो और मुझे सिंपल इसका रेशियो बताओ कितना आएगा। रेशियो बताओ। अब रेशियो निकालने में थोड़ा वक्त लग रहा है इस सवाल में, बिकॉज कैंसिलेशन होगा, काफी मेहनत है। लेकिन अगर आप रिलेटिव स्पीड निकालो तो कितना आएगा? 28.275 लेंगे और 13.775 लेंगे। ओके, कहां गलत लिखा मैंने?
क्या गलत लिख दिया बेटा? गलत लिखा है आपने, क्या गलत लिखा है? पुलिस की स्पीड ज्यादा, उस पे उसकी टेंशन मत लो, मैं इतना सोचता नहीं हूँ। देखो रेशियो में ऑर्डर मेरे लिए, मुझे पता है कि पुलिस तेज है चोर धीमा है, ऑब्वियस है। वो तो रेशियो बस ऐसे लिख दिया है ऐसे, टी रेशियो पी, मैं वो टीओपी का तो मतलब ही नहीं मेरे लिए। टीपी तो बेकार। मैं मेरे साथ पढ़ते पढ़ते इतना समझ जाओ ना कि हम सेंस के साथ चीजें लिखते हैं। ऑर्डर पॉर्डर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहां आप लिखोगे 14.5, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 14.5 की रिलेटिव स्पीड बनने वाली है किलोमीटर पर आवर में। अब अगर ये सिंपल वैल्यू होती जो कट जाती, तो मैं इसको टाइम कॉन्स्टेंसी से लगा लेता। टाइम कॉन्स्टेंसी का मतलब समझते हो? जैसे ये देखो, यहां पर इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर डिस्टेंस निकालनी होती तो, कि जैसे यहां पर स्पीड रेशियो अगर मैं दोनों का लिखता तो 63 रेशियो 36 आता, 9 7 63, 9 चौके 36, 7 रेशियो 4 बनता। जब चोर पुलिस 11:50 के बाद, समझना क्या हो रहा है। मान लिया सवाल में पूछता कि जब या ओनर चोर को पकड़ेगा तो घर से कितना दूर पकड़ेगा, ये सवाल पूछ लेता आपसे, तो निकाल सकते थे हम कि भाई 2 घंटा मेरा निकला, 11:50 के बाद मैं 2 घंटे में निकालता है कितना दूर चलता है, 126 चलता, 126 किलोमीटर मेरा आंसर होता। बट देयर इज वन मोर वे आल्सो टू सॉल्व द क्वेश्चन। और वैसे होता कि जब भी ये चोर ओनर एक साथ होंगे तो पकड़े गए। एक साथ होने का मतलब 11:50 के बाद और पकड़े जाने तक कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? आप कहते हैं टाइम कांस्टेंट है। 11:50 के बाद दोनों भाग रहे हैं और पकड़ा गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो जो डिस्टेंस रेशियो होगा वो क्या होगा? स्पीड रेशियो होगा। तो दोनों ने 7 और 4 की दूरी चली होगी जब पकड़े गए। और ये भी क्लियर है कि जो 3 यूनिट ज्यादा मुझे यहां दिख रहा है ओनर का, वो क्यों है? क्योंकि ओनर को इनके बीच की दूरी के बराबर एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली होगी, तभी ये पकड़ पाएगा। अगर 54 किलोमीटर कवर नहीं करेगा तो ओनर चोर को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 यूनिट एक्स्ट्रा चला हुआ ये दिख रहा है, ये 3 यूनिट ही 54 के बराबर है। तो 3 यूनिट ही 54 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 18 के बराबर है। 18 सत्ते 126 आपका आंसर हो गया। ओनर 7 यूनिट चला है, 18 सत्ते 126। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर भी हम ऐसा कुछ ट्राई करते क्योंकि डिस्टेंस ही निकालना है यहां पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा ये डेटा ऐसा है कि इसको काटने में बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं इसके चक्कर में पड़ नहीं रहा हूं। मैं सीधे रिलेटिव स्पीड निकाल रहा हूं और मैं निकाल रहा हूं कि कितने टाइम में पकड़ेगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 400 मीटर है, 14.5 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 बनेगा। ठीक है, क्लियर? होगा या नहीं होगा? यस। अब जरा इस वैल्यू को सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। यस आया? यस आया। मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया। पूछ कर रहा है हाउ फॉर द थीफ वुड हैव रन बिफोर ही इज टेकन ओवर बाय द पुलिसमैन। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 18 इंटू 80 बटे, इसको 29 लिख दूं? 29 लिखने से यहाँ 2 और आ जाएगा। पूरा प्रॉपर कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत है। इतने टाइम के बाद पकड़ा जाएगा। तो आंसर जो आएगा आपका, अब इसके बाद ये टाइम निकाला आपने, और ये टाइम मीटर पर सेकंड में आपने निकाला, और मीटर पर सेकंड में निकालने का कोई फायदा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमें तो किलोमीटर पर आवर का ही मामला है। इसको ऐसा करते हैं, इसको 400 किलोमीटर को 0.4 किलोमीटर लिखते हैं, 400 मीटर को, और स्पीड को 14.5 ही लिखते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम को आवर्स में लिखते हैं, तो 4/145 घंटे हो गए। अब 28.275 की गति है किलोमीटर पर आवर, टाइम से गुणा कर देते हैं। ठीक, इस वैल्यू को बाद में हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आंसर मीटर में देना है मुझे। तो किलोमीटर पर आवर, देखो क्या किया मैंने, समझना इसको। किलोमीटर पर आवर इंटू आर, ये किलोमीटर हो गया। अब ये जो वैल्यू सॉल्व होकर आएगी वो मीटर में कन्वर्ट कर देना, तो इसको 1000 से हमें बाद में गुणा कर देना होगा, ये मेरा आंसर होगा। तो अब 145 से ये वैल्यू कटनी चाहिए। ओके, ये वैल्यू 145 से कटनी चाहिए, वैल्यू 29 से कटनी चाहिए। 29 पंचे 145 होता है, 1000 से गुणा किया तो ये कैंसिल आउट हुआ। आप पहले 5 से काटो तो 29 बनेगा, 5 से काटते हैं 55 25, 3 5 के 30, 2 55 25, 55 25 बना। 29 से काटो, 29 प्राइम नंबर है तो फर्दर 29 से काटना पड़ेगा। 29 सेकंड में 29, 29 के बाद 27 बचा, तो 29 9 बार जाएगा, 261 होगा। 14 5 195 आया, 195। 1000 पहले कैंसिल हो गया, 10 हटाया उसने। अब ये 195 मेरा 4 से गुणा होगा, 580 आ रहा है। ओके, बट यहां पर मैंने गलती लिखी है, गलत किया है। क्यों किया है मैं बताता हूँ। गलती क्या है? गलती ये है, एक मिनट, कुछ गलती थी।
हाउ फॉर थीप वुड हैव रन बिफोर ही इज टेकन ओवर बाय द पुलिसमैन। ठीक ही लग रहा है यार, सही तो काटा है सब कुछ। एक मिनट, 780 क्या बोल रहा हूँ, ठीक तो आ रहा था उन्होंने, हाँ 780 आ रहा है, तो इसका आंसर कहीं मैच नहीं करेगा, कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, कोई नहीं, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। मैंने वेलोसिटी उल्टा ले लिया क्या? देखो तुम लोगों ने टोक ही दिया मुझे, जो नहीं लेना था वो ले लिया क्या? ऐसा क्या? चलो हटा दो, सही कह रहे हो। उल्टा कर दो, बाकी तो प्रोसेस सेम रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 4/145 बनेगी आर्स में, और यहाँ पर 13 क्या है, 775 लिख लो यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो जो वैल्यू आनी है, इतना काटो जल्दी से, 10 हटा दो, 1000 उड़ जाएगा। वही करो, 5 से काटा 29 आया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 55 25, 55 25, 29 से काटा, 29 9 बार दो गया, 261 आया, 29 पंचे 95 इंटू 4, 380 मीटर आ गया आपका। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। कल तो क्लास नहीं होगी ना आपकी, शेड्यूल देख लेना आपकी नेक्स्ट क्लास कब है, मंडे है, ट्यूसडे, जब भी होगी। आई थिंक मंडे होनी चाहिए क्लास, नहीं 17 को नहीं होगी। एक्चुअली क्या था, पहले मेरा बेटा 14 15 16 ऑफ इसलिए मैंने रखा था क्योंकि मेरे को 15 को बताया गया था कि पटना में सेमिनार है, जो कि 15 को नहीं हो रहा है, 22 को हो रहा है। तो अब मैं 15 को क्लास लूंगा, पटना 22 को हो गया ना वो, तो जो इधर 3 दिन का ऑफ था वो 3 दिन का ऑफ उधर जाएगा। ऑफ मतलब एक तो संडे ही है, संडे को सेमिनार होगा, फिर मंडे को मैं वापस आऊंगा, इसलिए सैटरडे संडे मंडे 3 दिन का ऑफ दिख रहा होगा आपको उसमें। मंडे को आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो शेड्यूल नहीं होगी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो शेड्यूल इसलिए बनाया गया था क्योंकि 15 को अगर पटना सेमिनार होगा तो फिर मैं 16 को अवेलेबल नहीं रहता। सैटरडे को क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो कल परसों क्लास नहीं होगी, आई थिंक सैटरडे संडे 2 दिन क्लास नहीं होगी। यस, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, मंडे को आपकी क्लास है। 2 दिन रिवीजन करो अच्छे से और मंडे को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।